अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, वेलकम टू माय चैनल। नॉवल का नाम जानने के लिए लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहें। कमरे में बिजली कड़कने की जोरदार आवाज़ पर वो हड़बड़ा कर उठ बैठी थी। कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। बिजली कड़कने की वजह से कमरे में थोड़ी सी रोशनी हुई तो इसने हैरत से इर्द-गिर्द का मंजर देखा। कमरे में अजीब पुरसरारी छाई हुई थी। इसे इस कमरे से खौफ और वहशत महसूस हो रही थी। वो नहीं जानती थी वो कहाँ है। वो जल्दी से बिस्तर से नीचे उतरी और दरवाजे की जानिब बढ़ी। इसने बढ़ते हुए अंधेरे में दरवाजे की कुंडी घुमाई, मगर दरवाजा था कि खुलने का नाम नहीं ले रहा था। वो काफी देर तक दरवाजा खोलने की कोशिश करती रही, मगर वो ना खुला। वो हैरत से इर्द-गिर्द का मंजर देखने लगी। बिजली एक बार फिर कड़की थी, मगर मध्यम सी रोशनी में से एक जानिब खिड़की दिखाई दी। वो उसकी जानिब पर लिपटी थी। खिड़की के आगे जाली लगी हुई थी। वो खिड़की से बाहर का मंजर देखने लगी। खिड़की के इस पार घने दरख्त थे, जिनके पत्ते हवा चलने की वजह से हिलते हुए अजीब आवाज पैदा कर रहे थे। रात के अंधेरे में दरख्त काफी खौफनाक लग रहे थे। वो घबरा कर दरवाजे के पास आई। वो ज़ोर-ज़ोर से बजाना शुरू कर दिया। प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। पापा, अलीज़े, मुझे घर जाना है। घर जाना है मुझे पापा के पास जाना है। प्लीज़ खुदा के लिए मुझे जाने दो, कहते हुए वो बिलख-बिलख के रो दी थी। दरवाज़ा बजा-बजा के उसके हाथ सुर्ख हो गए थे। खुदा के लिए मुझे जाने दो, मुझे घर जाने दो। वो हिचकियाँ लेते हुए बोली थी, पापा के पास जाना है, लीज़े के पास जाना है, कहते हुए वो ज़मीन पर बैठती चली गई। पिछले 1 हफ्ते से वो इसी कैफ़ियत में इसी कमरे में बंद थी और इसे 1 हफ्ते पहले इसके साथ क्या हुआ था, इसे कुछ भी याद नहीं था। याद था तो सिर्फ़ ये कि वो पिछले कई दिनों से अपने घर से दूर है। पापा, मामा, अलीज़े, सिद्रा, समीर सब इसके लिए कितना परेशान हो रहे होंगे और इन सब से बढ़कर वो जितनी अज़ियत वो सह रही थी, वही जानती थी। इस 1 हफ्ते में एक आदमी जो उसे खाना देने की गर्ज से इस कमरे में आता था, खाना रख कर चला जाता था। वो खाना जिसे मजबूरी में खाने के बाद वो बेहोशी की हालत में चली जाती थी और जब होश में आती तो कमरे का दरवाज़ा बजाने लगती कि शायद कोई मौज़ा हो जाए और पापा इसे कैसे छुड़ा लें। इस वक़्त वो रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा सिगरेट की कश ले रहा था, जब किसी ने दरवाज़ा बजाया और अंदर दाखिल हुआ था। उसने नज़र उठाकर आने वाले की तरफ देखा, जो हाथ बाँधे उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। अस्सलाम वालेकुम साहब, इसने सलाम किया था। वालेकुम सलाम गुल खान, कैसे हो? उसने कुछ दिली से कहा। हम ठीक है साहब, आपके वास्ते खबर लाया है। वो नहायत मुअद्दब अंदाज में बोला था। हूँ, तो बताओ गुल खान, क्या खबर लाए हो हमारे लिए? खान साहब, आपने जो काम हमारे ज़िम्मे लगाया था हमने कर दिया है। शामिर साहब को कारोबार के सिलसिले में कराची भिजवा दिया है। कम से कम 1 महीने तक वो नहीं आएँगे। वो सारी तफ़सील इसके गोश गुज़ारते हुए बोला था। बहुत खूब गुल खान, हम तुम्हें इसका इनाम ज़रूर देंगे, मगर अभी नहीं। इसकी बात सुनकर वो भी खुश भी ना हो पाया था कि अगली बात सुनकर मायूस हो गया। अरे हाँ, इस लड़की का क्या हाल है? परेशान तो नहीं कर रही? इसने कुछ याद आने पर पूछा। नहीं साहब, हम इसके खाने में नींद की गोलियाँ डाल देता है, इसी वास्ते वो ज़्यादा देर सोती रहती है। आप इसकी तरफ से बेफ़िक्र रहें। जो तुम्हें ठीक लगे वो करो, मगर एक बात याद रखना, मुझे वो लड़की ज़िंदा चाहिए। इसका ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है। शामिर को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए और अगर इसे पता चल गया, तो याद रखना मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूँगा। वो आखिरी अल्फ़ाज़ से दरशनगी से बोला था। जी साहब, आप फ़िक्र ना करें, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, अब तुम जाओ। इसने उसे जाने का इशारा किया तो वो खामोशी से बाहर निकल गया। अब देखूँगा शामिर कि तुम अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए क्या करते हो। एक ज़हरीली मुस्कुराहट उसके होंठों पर बिखर गई थी। मीटिंग से फारिग होकर अपने ऑफिस में दाखिल होते-होते उसने अपने पीए से अगले दिन की मसरूफियत के बारे में पूछा और थके-थके अंदाज में कुर्सी पर आ बैठा और अपना फ़ोन उठाकर नंबर मिलाने लगा। उसने अपने करीब खड़े पीए को इशारा किया था। दूसरी तरफ से फ़ोन उठा लिया गया था। हेलो दो दूसरी तरफ वो गुनगुनाती में बोला, शायद अभी सो रहा था। अस्सलाम वालेकुम फ़राज़, इसकी आवाज़ सुनते ही वो बोला, हाँ बोलो यार। वो इसके सलाम का जवाब दिए बगैर बेज़ारी से बोला, फ़राज़ वो मैंने तुमसे पूछना था कि अब कह भी चुको शामिर, मुझे देर हो रही है। उसकी बात काटते हुए बोला था, फ़राज़ तुम अभी तक ऑफिस नहीं गए? ओह प्लीज़ शामिर, मैं तुम्हारा लेक्चर सुनने के मूड में नहीं हूँ। वो दाँत पीसकर बोला तो वह गहरी सांस लेकर रह गया था। तुमने फ़ोन क्यों किया था? हाँ, तुमसे पूछना था कि अनीसा का कुछ पता चला? 1 हफ्ते से मैं काम में इतना बिज़ी था कि हमारे इस हवाले से बात ही नहीं हो सकी। इसने पूछा, नहीं शामिर, अभी तक इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। जैसे ही कुछ पता चलता है तो मैं इन्फॉर्म कर दूँगा। प्लीज़ मुझे बार-बार फ़ोन करके तंग मत करना। इतना कह के उसने फ़ोन बंद कर दिया था। उफ़ अनीसा, 10 साल हो गए हैं तुम्हें देखे, तुमसे मिले। मैं सिर्फ़ तुम्हारे लिए यहाँ आया और तुम कहाँ चली गई अनीसा? तुम कहाँ चली गई? कहते हुए उसने सर हाथों में थाम लिया था। वो उसे देखना भी गवारा नहीं करती थी। वो सिर्फ़ समीर से प्यार से बात करती या इसे देखती रहती। अगर वो सारा या अलीज़ा के साथ खेलने की कोशिश करती तो वो इसे उठा के कमरे में ले जाती या इसे डाँट देती। खाने की टेबल पर भी बाबा की मौजूदगी में इसके साथ यही सलूक किया जाता। मामा ने इसे सबके साथ बैठाकर खाने की इजाज़त कभी नहीं दी थी। जब सब खाना खा लेते तब वो बचा हुआ खाना इसे देती थी। इसको स्टोर रूम में सुलाती और सारा के पुराने कपड़े इसे पहना देती थी। पापा अक्सर रोने बोलते हैं, महीने गुज़र जाते थे इनके इंतज़ार में।
क्योंकि जब वो घर में होते तब वो खुलकर सांस लेती थी, इनके साथ वक्त गुजारती। इनकी मौजूदगी में मम्मा इसे कुछ नहीं कहती थी और पापा को उसने कभी मामा के रवैये के बारे में कुछ नहीं बताया था। बताने का फ़ायदा भी क्या होता? घर का माहौल ख़राब होता और पापा के जाने के बाद मम्मा का रवैया ख़राब होता। सो इसने कभी बाबा को बताने की कोशिश ना की थी। वो खिड़की के सामने खड़े गुज़रे दिनों की यादों में खोई थी कि अचानक दरवाज़े पर खटका हुआ और वही आदमी अंदर दाखिल हुआ। खाना टेबल पर रखकर वो मुड़ने ही लगा था कि वो उठी थी। सुनो, उसने मुड़कर उसे देखा था। ये सब किसने करवाया है? इसके सवाल के जवाब में उस आदमी ने अजीब नज़रों से देखकर वापस मुड़ गया। अरे रुको, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। इस अब इसके बाद दोबारा पुकारने पर वो आदमी फिर मुड़ा और बोला था, मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। इतना कहकर वो वहां से चला गया था और वो खाली खाली नजरों से बंद दरवाजे को देखती रही थी। तुम्हें पता है लीजे, जब मैं हवेली में था ना तो में थी ना, तो मुझे कभी किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती थी कि मुझे होमवर्क कौन करवाएगा, नाश्ता मिलेगा या नहीं, मैं स्कूल वक्त पर पहुंचूंगी या नहीं। मेरे कुछ भी करने से पहले शामिल मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता था, होमवर्क करवाने में मदद करवाता था, नाश्ता फ़ज़ीलत मुमानी बना देती थी। वो बहुत केयरिंग थी। शामिर का नाम लबों पर आते ही इसकी आंखें चमक उठती थी और होठों पर खूबसूरत मुस्कुराहट बिखर जाती थी और लीज़ा कितनी ही देर टटकी बांधे इसके चेहरे पर आते जाते खूबसूरत दंदों को देखती रहती थी। लीज़ा, तुम्हें पता है फ़ज़ीला ममानी मुझसे बहुत प्यार करती हैं। वो कहती हैं कि मैं बिल्कुल बार्बी डॉल लगती हूँ। इस ईद पर उन्होंने मेरे लिए इतना प्यारा बार्बी डॉल जैसा ड्रेस भेजा है। इसकी आंखों में एक नया मंज़र रोशन हुआ था, जहाँ वो बहुत पुरजोश अंदाज में और इसे वो चीज़ें दिखा रही थी जो थोड़ी देर पहले इर्तिज़ा मामू उसे देख कर गए थे। लीज़ा, मैं शामिर को बहुत मिस करूँगी। क्या हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे? वो बहुत मासूम अंदाज से इससे पूछ रही थी। लीज़ा, ये देखो, ये मुझे शामिर ने दिया है। इसे फ्रेंडशिप बैंड कहते हैं। जब तक ये मेरे पास रहेगा हम अच्छे दोस्त रहेंगे, वो मुस्कुराते हुए बोली थी। डोरबेल की आवाज़ पर लीज़ा अपने ख़्यालों से चौंकी थी। रानी और निसा की बात इसके ख़्यालों को ज़हन से झटकते हुए इसने रुख मोड़कर सारा की तरफ देखा, जो मज़े से टीवी देखने में मसरूफ़ थी। सारा, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? भाई, बेल बज रही है, लीज़ा बोली थी। तो वो लापरवाही से टीवी देखते हुए बोली थी। सारा, और लीज़ा ने इसे घूरा था। ओहो लीज़ा, अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो उठकर देख लो ना, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? वो तंग कर बोली थी। इसी असना में दोबारा बेड हुई थी। लीज़ा ने अफ़सोस भरी नज़रों से उसे देखा, फिर अपने मफलूज पैर को और फिर बैसाखी का सहारा लेते उठ खड़ी हुई थी और आस्ता-आस्ता चलती दरवाज़े तक आई, दरवाज़ा खोल दिया। सामने पापा खड़े थे, वो पहले से काफ़ी कमज़ोर हो गए थे, उसे देखकर हल्का-सा मुस्कुराए थे। अस्सलाम वालेकुम पापा। वो पुरजोश अंदाज़ में बोली थी, वालेकुम सलाम बेटा, आपने क्यों तकलीफ़ की? आपका पाँव है, प्लीज़ पापा ये कहकर मुझे शर्मिंदा मत करें। वो इनके पीछे आस्ता-आस्ता चलते हुए आई थी, वो दोनों टीवी लाउंज में दाखिल हुए, सारा वहाँ पर नहीं थी, वो इनके हमरा सोफ़े पर आके बैठ गई। और बताएँ पापा, निसा का कुछ पता चला? इसके सवाल पर वो खामोश हो गए थे, इनके कंधे झुक गए थे और चेहरे पर परेशानी के आसार साफ दिखाई देने लगे थे। नहीं बेटा, अनीसा का कुछ नहीं पता चला, जाने कहाँ चली गई है। पिछले 1 महीने से पागलों की तरह तलाश कर रहा हूँ, मगर इसका कोई पता नहीं है। कहते हुए इनकी आंखें नम हो गई थी। पापा प्लीज़ टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा, लीज़ा ने कहा था। कैसे ठीक हो जाएगा लीज़ा? लोग तरह-तरह की बातें बना रहे हैं, ऊपर से तुम्हारी मामा का रवैया इस तरह, कहते हुए बहुत बेबस थे। पापा प्लीज़ आप मामा की बातों को दिल पर मत लिया करें, आपको तो इनकी आदत का पता है ना, वो शुरू से ही ऐसी हैं। और रही बात लोगों की, तो आप इनकी परवाह मत किया करें, उनका तो काम है बातें बनाना। लीज़ा की बातों पर उन्होंने नम आँखों से मुस्कुराते हुए अपनी इस नरम बेटी को देखा था। चाय बनवाऊँ आपके लिए? इसका मुँह बेहतर देखकर वो फिर से बोली थी, हाँ ज़रूर। उन्होंने इस बात में सर हिला दिया तो वो बैसाखी का सहारा लेकर उठ खड़ी हुई थी। वो अपने ऑफिस में दाखिल हो रहा था जब उसके मोबाइल की बीप बजी थी। इसने मोबाइल ऑन करके स्क्रीन की जानिब देखा, जहाँ बेगम महमूद का नाम जगमगा रहा था। इसने कॉल काट दी, इसकी काफ़ी मिस्ड कॉल आई हुई थी। इसके चेहरे पर एक कमीनी सी मुस्कुराहट अब बिखर गई थी। उसने कॉल मिलाई और फ़ोन कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। वो गुस्से से बोली थी। क्या हुआ है मैडम अहमद, क्या कोई गलती हो गई है हमसे? वो मुस्कुराहट दबाते हुए बोला और पास रखी कुर्सियों में से एक पर आकर बैठ गया था। क्या तो ऐसे रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। अरे मैडम, आप खुलकर बात करें ना, क्या कहना चाहती हैं? अब वो सिगरेट निकाल रहा था। बात तो साफ है, तुमने अपना काम निकलवा लिया है, अब हमारा काम कब करोगे? वो बरहम होकर बोली थी। मैडम, आपको अंदाजा नहीं है ये काम कितना मुश्किल है, थोड़ा वक्त लगेगा मगर इंशाल्लाह हो जाएगा। वो लाइटर से सिगरेट जलाते हुए बोला था, मैं कुछ नहीं चाहती, मेरा काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। 1 महीना हो गया है, टाल-मटोल से काम नहीं चलेगा। ओके, मैं कुछ करता हूँ, वो जान छुड़वाने वाले अंदाज में बोला था। जो करना है जल्दी करो, मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकती। कहते हुए उन्होंने झंझलाकर फ़ोन बंद कर दिया। उसने फ़ोन कान से लगाकर कान से हटाकर एक नज़र फ़ोन को देखा और फिर इसे टेबल पर रख दिया और सिगरेट के कहरे कश रहने लगा था। आज फिर वो लड़की खिड़की के पास खड़ी सामने नज़र आते दरख्त की टहनी पर बने चिड़िया के घोंसले को देख रही थी, जो अपनी चोंच में खुराक का टुकड़ा दबाए बारी-बारी अपने बच्चों के मुँह में डाल रही थी। खिड़की इस कमरे से इसमें इसकी बाहर तक फटी थी। वो इतनी टूट चुकी थी कि बावजूद तकलीफ़ और ज़िद्द के अब इसके आँसू ही नहीं निकलते थे। वो एक बार फिर माज़ी की यादों में खो गई थी। पापा के अलावा अगर इसकी ज़ात में किसी को दिलचस्पी थी तो वो लीज़ा थी। वो इससे 2 साल छोटी थी, मगर अपने अंदाज़ो एतबार से इससे बड़ी
लगती थी। पापा की बात एक वही थी जो इसका ख्याल रखती थी, इसके साथ खेलती, इसके साथ वक्त गुजारती। मामा लीज़ा को कुछ ना कहती थी। लीज़ा मामा की सही औलाद होने के बावजूद इनसे दूर थी। वजह इसकी मामूली सूरत और मफलूज पैर था। वो मिज़ाज में पूरी अपने बाप पर तो गई थी, एहसास ख्याल रखने वाली, जबकि सारा और समीर दोनों खूबसूरती और अदात के लिहाज से मामा पर गए थे। ऐसा नहीं था कि मामा लीज़ा को प्यार नहीं करती थी, वो जैसी भी थी इसकी औलाद थी, वो प्यार भी करती थी, इसकी हर ज़रूरत भी पूरी करती थी, मगर ये लीज़ा ही थी जो इनसे खिंची-खिंची रहती थी। इसके ऐसे रवैये ने इसे दूर कर दिया था। अलीज़ा की ज़िंदगी का महवर वो और पापा थे, या फिर इसकी किताबें। अलीज़ा का सहारा होना इसके लिए बहुत बड़ी बात थी। पापा फराज कहाँ है? वो अभी थोड़ी देर पहले ही कराची से वापस आया था और सीधा इनके पास चला आया था और सबसे पहले मिलने के बाद बोला था वो ऑफिस में है। आज ज़रूरी मीटिंग थी इसकी। वो अखबार एक तरफ रखते हुए बोले थे, वैसे तुम क्यों पूछ रहे हो? कोई काम का कहा था इसीलिए पूछा है। वो ज़स्ती अंदाज में बोला था, क्या वो काम अनीसा के हवाले से था? उन्होंने पूछा। जी पापा, मुख्तसर बोला। शामिर, अनीसा पिछले 1 माह से गुमशुदा है। मैं जानता हूँ। शामिल, मेरी बात गौर से सुनो। पापा प्लीज, मैं इस हवाले से कोई बात नहीं करना चाहता। वो इनकी बात काटते हुए बोला था। देखो बेटा, 1 महीना गुजर गया मगर निशा का कुछ पता नहीं चला। वो कहाँ है, कैसी है, किस हाल में है? शबीर ने इसे ढूंढने की कोई सर को तोड़ कोशिश की है, मगर नतीजा तुम्हारे सामने है। मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम निशा को भूल जाओ। इनकी आखिरी बात पर शामिल ने चौंका हैरानगी से अपने बाप की जानिब देखा था। पापा, निशा आपकी इकलौती बहन की इकलौती निशानी है और आपके इकलौते बेटे की मोहब्बत है, ये आप कैसे भूल गए? वो दरअसलगी से बोला था। मगर बेटा, पापा प्लीज, मैं अब मजीद कुछ नहीं सुनना चाहता। ये मत भूलिएगा कि आप भी 3 बेटियों के बाप हैं। अगर अल्लाह न करे कल गुलनैन, फातिमा गुल या आयशा गुल के साथ ऐसा कुछ होता है तो क्या आप तब भी यही कुछ कहते कि भूल जाओ? शट अप शामिर, वो गुस्से से बोले थे। आई एम सो सॉरी पापा, मगर आपके रवैये ने मुझे बहुत मायूस किया है। इतना कहकर वो कमरे से निकल गया था। फिर इसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। वो 7 साल की थी जब एक दिन मुर्तजा मामू और इर्तजा मामू आए थे। उन्होंने वापस इसे हवेली साथ ले जाने की बात की। पापा मान गए और इनके हमरा हवेली आ गई। यहाँ इसकी तवक्का के बरअक्स सबने बहुत पुरजोश से अंदाज में इसका इस्तकबाल किया था। वज़ीर ममानी, सकीना ममानी और इनके बच्चों ने इसे हाथों हाथ लिया था। सबने इसे बहुत प्यार दिया। आखिर वो इसकी इकलौती बहन की बेटी थी। सबसे बड़े इर्तिज़ा मामू थे, इनकी बीवी सकीना ममानी, इनके 5 बच्चे। सबसे बड़े उमर, उस्मान और इसके बाद फराज और आखिर में ज़रगुल। जबकि मुर्तज़ा मामू और फज़ील ममानी के 4 बच्चे थे। सबसे बड़ी फातिमा गुल और फिर शामिर और आखिर में आयशा गुल और गुलनैन। वो जल्द इन सबसे घुल मिल गए थे और इसमें सबसे बड़ा हाथ खान विला की लड़कियों का था। जो दिन इसने हवेली में गुजारे थे इसकी ज़िंदगी के हसीन तरीन दिन थे। सबकी इसकी सबसे ज़्यादा दोस्ती शामिर से थी और इसका बहुत ख्याल रखता था। इसके साथ खेलता, चीज़ें, खिलौने इसके साथ शेयर करता। इसे पता भी ना चला कि छुट्टियाँ खत्म हो गई, पापा इसे लेने आ गए। वापस जाने का सुनकर बहुत ज़्यादा उदास हो गई, मगर क्या करती, जाना तो था ही। दिल पर पत्थर रखकर वापस आ गई। वो वहाँ से आने के बाद बहुत बदल गई थी। बार-बार पर हवेली के मकीनों का ज़िक्र करती। अलीज़ा तो इसका शामिर नाम सुन-सुन के तंग आ चुकी थी। हर वक्त इसकी बातें करती रहती थी। शामिर को गाजर का हलवा बहुत पसंद है, वो चॉकलेट नहीं खाता। इसे ब्लू कलर पसंद है। इसके ज़्यादा दोस्त नहीं हैं। इसे इंग्लिश मूवीज़ बहुत पसंद है। हैरत तो तब हुई जब पापा ने इसे बताया कि वो अगले हफ्ते वापस कुवैत जा रहे हैं। वो तो कितनी देर खाली नज़रों से उन्हें देखती रही और फिर अचानक फूट फूट कर रो दी। तब ज़िंदगी में इसने पहली मर्तबा पापा को मामा के रवैये के बारे में बताया। इसने इनसे ढेर सारे शिकवे किए। तब वो हैरानगी से अपनी इस बेटी को देख रहे थे। वो कितनी बदल गई थी। इसने पापा से इल्तिजा की, कोई यहाँ नहीं रहना चाहती। पापा से हवेली वापस भेज दे। शबीर साहब ने इनकार किया और इसका ये नतीजा निकला कि वो बीमार पड़ गई। इसकी हालत देखकर वो खुद भी काफ़ी परेशान हो गए, तो बुलाकर उन्होंने उसे हवेली जाने की इजाज़त दे दी। और यूँ वो दोबारा हवेली आ गई, अपनी पुरानी दुनिया में, अपने वंडरलैंड में, जहाँ से सारे रिश्ते, मोहब्बत और प्यार से भरे मिले थे। फराज, अनीसा का कुछ पता चला? वो इस वक्त फराज के ऑफिस में मौजूद था। इसकी बात पर फराज पहले बदल के रह गया था। नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं पता चला, मगर तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी तुम्हें अच्छी खबर सुनाऊंगा। फराज, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम अनीसा को ढूंढने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो? मशहूर नजरों से उसे देखते हुए बोला था। शामिर, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? तुम ये मत बोलो कि इसका मुझसे भी कोई रिश्ता है। मेरी कज़न है। मुझे बहुत अफ़सोस हो रहा है तुम्हारी सोच पर। वो उसे शिकवा-किनार नज़रों से देखते हुए बोला था। आई एम सो सॉरी फराज, मेरा ये मतलब नहीं था। आई एम रियली सॉरी। वो शर्मिंदगी से बोला था। इट्स ओके। और सुनाओ, बिज़नेस कैसा चल रहा है? सुना है तुमने अपनी फैक्ट्री खोली है। फराज ने गुफ्तगू का रुख दूसरी तरफ मोड़ा था। हाँ, खोल तो ली है, मगर हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। काम का प्रेशर ज़्यादा है। वो खोए हुए अंदाज में बोला था। कोई बात नहीं, शुरू-शुरू में प्रॉब्लम होती है, आस्ते-आस्ते सब ठीक हो जाएगा। फराज ने कहा था, अल्लाह करे ऐसा ही हो। अच्छा, मैं चलता हूँ, रात काफ़ी हो गया, तुम भी आराम करो। कहकर वो उठ खड़ा हुआ था। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है शामिर बेटा, मैं क्या करूँ? बहुत परेशान हूँ। निशा का कुछ भी पता नहीं चल रहा। अगर ये किडनैपिंग का केस है तो अभी तक किसी किडनैपर का फ़ोन क्यों नहीं आया? शबीर साहब इस वक्त टीवी लाउंज में बैठे फ़ोन पर शामिर से बात कर रहे थे। वो बहुत परेशान लग रहे थे। हमने पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है, मगर कोई जवाब नहीं मिला। टीवी लाउंज के पास से गुजरती सादिया बेगम एकदम से झटक कर रुकी थी। ओके ठीक है, बाद में बात करते हैं। सादिया बेगम को अंदर आता देखकर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। सादिया बेगम, थोड़ी बात
बेगम बात अधूरी छोड़कर इन्हें देखने लगी थी। तुम कहना क्या चाहती हो? उसके लफ्जों पर गौर करते बोले थे, मैं कौन सी पहेलियां भिजवा रही हूँ, सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर इसका अगवा हुआ तो कोई तो आपसे रब्ता करता, मगर महीना हो गया है, अनीसा का कुछ पता नहीं है, वो कहाँ है, वल्ला जाने इसका अगवा हुआ भी है कि नहीं। वो हैरानगी से बीवी का चेहरा देखने लगे थे। देखो साथी, तुमने जो कहना है साफ कहो। कहना क्या है, वो कहने को बचा ही क्या है। शबीर साहब, अनीसा का अगवा नहीं हुआ, मुझे तो लगता है कि अनीसा किसी के साथ भाग गई है। सादिया, शटअप शटअप, तुम्हें शर्म नहीं आती मेरी बेटी के बारे में इस तरह की बात करते हुए? वो गुस्से से बोले थे। चलाने मुझे चुप करवाने से बात खत्म नहीं हो जाएगी शबीर साहब, ये मैं नहीं, सारा जमाना कह रहा है, बस एक आप ही अपनी आंखें बंद किए बैठे हैं। वो भी गुस्से से बोली थी, इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ। वो दरअसने की सब बोले और वो हूँ करती हुई वहां से चली गई थी। फिर वो 3 साल इस हवेली की खूबसूरत फिजाओं में गुजरे। सिर्फ गर्मियों की छुट्टियों में बाबा के कहने पर वो कुछ दिनों के लिए घर चली जाती। मुर्तजा मामू ने से शामिर फातिमा गुल वगैरह के स्कूल में दाखिल करवा दिया था। वो इनके साथ स्कूल जाती। शामिर बहुत अच्छा था, अगर इसे होमवर्क करने में कोई प्रॉब्लम होती तो उसके मदद कर देता, अगर वो लोग गेम खेलते तो हमेशा शामिर की तरफ खेलती थी। और फिर एक दिन पापा से लेने आ गए। वो मदद तलब नजरों से मुर्तजा मामू को देखने लगी। इसका उतरा हुआ चेहरा देखकर उन्होंने पापा से बात की कि वो निशा को मुस्तकिल यहाँ रहने थे। इनकी बात सुनकर गुस्से में आ गए थे, इसे जबरदस्ती वहां से लेके। और इसके बाद इसके लाख मिन्नतें करने के बावजूद उन्होंने इसे वहां जाने की इजाजत न दी थी। बस शामिर, बहुत हो गया, अब की बार भी मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। कल मैं तुम्हारे ताया के घर जा रही हूँ तुम्हारे लिए इनकी बेटी जरूर का हाथ मांगने। इनकी बात पर वो सोफे पर बैठा मोबाइल पर मैसेज करने में मसरूफ था। एकदम से सीधा हुआ था। मामा, ये आप क्या कह रही हैं? मुझे जरगुल से शादी नहीं करनी। बस शामिर, बहुत हो गया। और कब तक तुम अनीसा के नाम पर बैठे रहोगे, जिसका पिछले 2 महीने से कुछ अता पता नहीं? और वैसे भी जब तुम्हारी शादी हो जाए ना, तो देखना तुम जल्द अनीसा को भुला दोगे। इनकी बात सुनकर वो हैरत से अपनी माँ का चेहरा देखता रहा। मामा, कम अज कम मुझे आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी। पता नहीं क्यों मुझे यकीन था कि सारी दुनिया भी मेरा साथ छोड़ देगी, आप मेरा साथ नहीं छोड़ेंगी। अफसोस से मैं देखता हूँ वहां से उठ के चला गया। शामिर, मेरा बेटा, मेरी बात तो सुनो। वो पीछे से आवाजें देती रह गई थी। शामिर, तुम्हारी मामा ने बताया कि तुमने सरगुल से शादी से इनकार कर दिया। रात के खाने पर उसकी मुलाकात वापस हुई। उन्होंने ये बात छेड़ दी। इसने सर उठाकर माँ की तरफ देखा, जिन्होंने इसे खामोश रहने का इशारा किया। हम इस बारे में बात कर सकते हैं, वो बोले तो मुर्तजा खान ने अपनी बीवी की तरफ घूर कर देखा। तुम खामोश रहो, हम अपने बेटे से मुखातिब हैं। अब तुम बताओ कि तुमने इस रिश्ते से इनकार क्यों किया? क्या कमी है? ज़रगुल ने उसकी तरफ देखते बोले थे। इसमें कोई कमी नहीं है, इससे मुझसे बेहतर मिल सकता है। मगर तुम क्यों नहीं? तुम में भी तो कोई कमी नहीं है, मगर मैं इससे मोहब्बत नहीं करता। इसने जवाब पेश किया था, ये मकबूल जवाब नहीं। मैं अनीसा से मोहब्बत करता हूँ, इसलिए मैं ज़रगुल से शादी नहीं कर सकता। वो बोला था, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने बड़े भाई को इनकार कर दूंगा? हरगिज नहीं। तुम्हारे इनकार करने से फातिमा का रिश्ता खतरे में पड़ सकता है। उन्होंने कहा तो उन्होंने फातिमा को देखा, जो सर झुकाए बैठी थी। अपना नाम सुनकर खाना छोड़कर वहां से चली गई थी। तो आप इनकार नहीं करेंगे? नहीं, हरगिज नहीं। वो बहुत नरमी से बोले थे। ठीक है, तो फिर आप अपने इकलौते बेटे को खो देंगे? इतना कहकर वो उठकर आवा था और अक्का-बक्का से जाते हुए देख रहे थे। बस किस तरह बदतमीजी करके गया है मेरे साथ। ये तुम्हारी परवरिश का नतीजा है। अब देखा क्या मुंह दिखाऊंगा मैं अपने भाई को। फातिमा गुल की उस्मान खान के साथ बचपन से निस्बत है। शामिर और जरगुल के रिश्ते का शोशा रानी की गुमशुदगी के बाद छोड़ा गया, और इस बात पर वो बुखला कर रह गया था। पापा को राजी करना मुश्किल था, मगर वो ये जानता था कि दाया अब्बा आज से समझदार हैं और बात को संभालेंगे, और हुआ भी यही। उन्होंने कोई इशू नहीं बनाया था और बात खत्म कर दी। वो रात देर तक लैपटॉप पर काम करता रहा था। काम खत्म करने के बाद वो जैसे ही लाइट ऑफ करने के लिए उठा, तो उसकी नजर खिड़की के बाहर वाले मंजर पर पड़ी। लॉन में शायद कोई टहल रहा था। उसने आगे बढ़कर देखा और हैरान रह गई, ये इस वक्त क्यों जाग रही है। वो कमरे से बाहर निकल आया। लाउंज खाली था और सीढ़ियां नीचे उतर आया था। नीचे वाले पोर्शन में भी अंधेरा छाया हुआ था। लाबी का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। रास्ता सा कदम उठाता इस्तकायत से चौंक कर वो देख रही थी। इकरा भाभी, उमर की बीवी, कुछ पुरानी प्रॉब्लम्स लिए वहाँ एल्बम्स लिए वहाँ आई थी। गुलनैन के कुछ एल्बम्स से मिले हैं मुझे स्टोर रूम की सफाई करते हुए। उन्होंने शामिर से कुछ फासले पर बैठी गुलनैन से कहा, हाँ ये मेरी एल्बम्स हैं, मैं रख कर भूल गई थी। वो बोली, तो क्या मैं देख सकती हूँ? भाभी ने कहा था। हाँ क्यों नहीं, लाए मैं आपको दिखाती हूँ। उसके पास बैठ के और तस्वीरें दिखाने लगी। ये देखिए, हम सब बचपन में, उमर भाई, फराज, आयशा गुल, उस्मान भाई और गुल, जरगुल, फातिमा गुल, ये और वो जोश अंदाज मैंने तस्वीरें दिखा दी थी। इसमें शामिर की कोई तस्वीर नहीं। इकरा भाभी बोली थी, नहीं, इन्हें तस्वीर की शौना सपना पसंद है। वो शामिर की तरफ देखकर बोली, जो बज़ाहिर मैच देख रहा था, मगर इसकी तवज्जो अन्य की तरफ थी। अरे ये वही लड़की है ना जो शादी पर आई थी। इकरा भाभी पुरजोश अंदाज में बोली थी, हाँ ये वही है। गुलनैन ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा था। क्या नाम था इसका? अनीसा नाम है इसका, मेरी मरहूमा फूफो की बेटी है। इसकी बातों को वो बखूबी सुन रहा था। तो ये अब आती क्यों नहीं? हाँ, इसके बाद फिर अनीसा फराज भाई का किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। फिर इसके अगले दिन, क्या कहा तुमने? अनीसा फराज का झगड़ा? वो भी बात पूरी भी ना कर पाई थी कि शामिर एकदम से उठकर चला गया था, उठ खड़ा हुआ था। वो, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो अपना चेहरा साफ करते बोली थी। इस बार मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि इतनी रात को रूम में क्या कर रही हो? वो बोला।
मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए बाहर चले आई। वो आस्ता से बोली थी, देखो ज़रगुल बहुत रात हो चुकी है, तुम्हें इस वक्त यहाँ नहीं होना चाहिए, अपने कमरे में जाओ। उसे जाने का इशारा करते हुए मुड़ा जब वो बोली थी, आपने मुझसे शादी से इनकार क्यों किया। इसकी बात सुनकर वो चौंक कर पलटा था। ज़रगुल, मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूँ, उसने नजरें चुराई थी, मगर मुझे जवाब चाहिए। ऐसी क्या कमी है मुझ में जिसकी वजह से आप मुझे ठुकरा दी। इसकी आंखें लबालब आंसू से भर गई थी। तुम में कोई कमी नहीं है ज़रगुल, तो कमी तो मुझ में है, मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ। वो नरमी से बोला था, और मैं जो आपसे मोहब्बत करती हूँ उसका क्या। वो एक तरफा है, तुम जज्बाती हो रही हो। जो मोहब्बत आप अनीसा से करते हैं वो एक तरफा नहीं है क्या। क्या अनीसा आपसे मोहब्बत करती है। इसने तो पिछले 10 सालों से आपको देखा तक नहीं। इसे तो शायद आप याद भी नहीं होंगे। ज़रगुल, अपने कमरे में जाओ, सच्चाई से मुंह मोड़ लेने से सच बदल नहीं जाता। ज़रगुल, यहाँ से जाओ, जोर से बोला। वो तकरीबन भागती वहां से चली गई। वो सर पकड़ के वहीं कुर्सी पर बैठ गया था। वो टीवी लॉन्च में बैठा टीवी देख रहा था जब वो गुलनैन वहाँ आई थी। गुलनैन, मुझे बताओ क्या हुआ था भाई। वो मैं गुलनैन, फॉर गॉड सेक मुझे बताओ क्या हुआ था। शामिल आराम से, बच्चे को डराओ तो मत। इकरा भाभी ने कहा तो जरा प्यार से बोला था, बताओ मुझे इन दोनों का झगड़ा क्यों हुआ था। भाई मुझे नहीं पता। वो तो जब मैं निसाफी के कमरे में जा रही थी तो कमरे से फराज देख के मुझे बोलने की आवाजें आ रही थी। वो हिचकिचाते हुए बोली थी, कुछ याद है वो आपस में क्या बातें कर रहे थे। नहीं, कुछ समझ में नहीं आया था। इन पर गुस्सा होने के बाद वो चले गए थे। मगर निशा भी बहुत देर तक रोती रही। फिर अगले दिन वो वापस चली गई थी। बहुत सी बातें ऐसी थी जो अगले दिन की नजरों से ओझल थी, और इन सब से सवालों के जवाब सिर्फ एक ही शख्स से मिल सकते थे। वो पुरसोच अंदाज में वहां से निकल गया था। इसे याद आया, पापा ने इसे कि हवेली जानने पर पाबंदी लगा दी थी। अगर वो गलती से भी हवेली जाने का नाम लेती तो गुस्से में आ जाते। फिर भी वो खामोश हो गई थी। इसके सामने हवेली जाने का नाम न लेती, मगर हवेली के नमकीन अभी भी इसके दिल में जिंदा थे। वो लीजे से हर वक्त हवेली की बातें करती रहती, जिसमें ज्यादातर जिक्र शामिर का ही होता था। वक्त का काम था गुजरना, से वो गुजर जाता था। जब 18 साल की थी तब एक दिन मामू इर्तजार मामू चले आए थे। पापा भी इन दिनों कबीर तक आए हुए थे। वो अपने बड़े बेटे उमर की शादी का कार्ड लेकर आए थे। उन्होंने पापा को शादी की दावत दी, और उन्होंने इस बात पर मुश्किल राजी है कि वो निशा को 15 दिन के लिए हवेली ले जाए। लाफे तवक्का वो मान गए थे। इस दिन इसकी खुशी का कोई ठिकाना ना था। सामान पैक करके वो मामू के साथ हवेली आ गई थी। इसकी आमद का सुनकर पूरी हवेली में हलचल मच गई थी। हमेशा की तरह सब लोग उसे गर्मजोशी से मिले। वो सबसे मिली सिवाय इस शख्स के जिससे मिलने की ख्वाहिश में वो कहाँ से कहाँ तक आई थी। जब शाम तक उसे कहीं नजर न आए तो आशा गुल से पूछ ही बैठी, आशा ये शाम, ये नजर नहीं आ रहा, कहाँ पर है वो यहाँ पर है ही नहीं तो नजर कैसे आएगा। वो कपड़े अलमारी में सेट करते हुए बोली थी, क्या मतलब है यहाँ नहीं है। वो हैरान हुई थी। वो तो पढ़ाई के सिलसिले में लंदन में मुकीम है। अच्छा, वो आंखें खोले से देख रही थी। तुम्हें नहीं पता। आयशा गुल हैरान हुई थी। नहीं। अच्छा, आयशा चुप होगी, मगर इसे शादी पर तो आना चाहिए। यहाँ आना तो चाहिए था, मगर क्या करे, वो भी मजबूर है, से छुट्टी नहीं मिलती। और कैसे पता होता कि तुम आ रही हो। तो छलांगे लगाता हुआ आता। वो शरारत से बोली तो अनिसा ने हैरानगी से देखा था। तुम ऐसे क्यों देख रही हो। वो कंफ्यूज हो गई। नहीं, बस ऐसे ही, अल्लाह तुम्हें नजर बद से बचाए। उसके माथे पे बोसा देते हुए बोली थी, और फिर इसकी सारी दिलचस्पी खत्म होगी। जैसे जैसे करके शादी खत्म हुई, किसने जाने का इरादा किया। सब कुछ ठीक था। वो अगले दिन वापस जा रही थी, अपने कमरे में पैकिंग में मसरूफ थी कि अचानक दरवाजा खोल कर फराज अंदर आया। और जो कुछ इसने मुझे अभी कुछ नहीं चला। जैसे ही कुछ पता चला, चटाक इसने एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर रसीद किया था। शामिर, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है। वो अगला अपना गाल चलाते हुए बोला था। अच्छा, तो तुमने 2 साल पहले से क्या कहा था जिसकी वजह से वो यहाँ से चली गई थी। वो गुस्से में बोला था, कब मेरी तो इससे कोई बात ही नहीं हुई। फराज, 2 साल पहले तुम इसके साथ किस बात पर लड़े थे। वो गुस्से से एक लफ्ज छुपाते हुए बोला था, देखो शामिर, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मेरी और अनीसा की ऐसी कोई सीरियस बात हुई ही ना थी। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो फराज, जिस दिन मुझे पता चला कि अनीसा की गुमशुदगी के पीछे तुम्हारा हाथ है, तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे तंबिया करता हुआ उल्टे कदम वापस मुड़ गया। इसके फोन की 20 बजी थी। इसने बिना देखे फोन उठा लिया। हेलो फराज, और महीने हो गए हैं मेरा काम नहीं हुआ, तुम क्या कर रहे हो। रिसीव करते दूसरी तरफ से वो बोली थी, कुछ नहीं। क्या बात हुई फराज, और महीने हो गए मेरा काम। अरे बाहर में क्या तुम्हारा काम, इधर मैं इतने बुरे तरीके से फंस गया हूँ। तुम्हें अपने काम की पड़ी है। एक बात याद रखना, अगर मैं पकड़ा गया ना तो छोड़ूंगा तुम्हें भी नहीं। इतना कह के इसने गुस्से से फोन बंद कर दिया। आपने बुलाया साहब। गुलखान कमरे में दाखिल होते हुए बोला। फराज जो कुर्सी से टेक लगाए आंखें मूंदे बैठा था, इस वक्त सीधा होकर बैठ गया। हाँ, मुझे तुमसे कुछ काम था। जी कही साहब, वो मुअद्दब अंदाज में बोला था। वो फार्म हाउस वाली लड़की है ना। जी साहब, इसे रात को फैज के कुछ लोग लेने आएंगे, इनके हवाले कर देना। गुलखान की इसकी बात सुनकर वो हैरान रह गया। वो फैज को अच्छी तरह जानता था। फराज अक्सर इसके साथ जुआ खेलता था, और निशा को इसके हवाले करने का मतलब था। क्या हुआ गुलखान, कहाँ खो गए भाई साहब। मैं सोच रहा था इस लड़की को फैज के हवाले, मेरा मतलब है। ओ हेलो गुलखान, अपनी जिंदगी अजीज है कि नहीं। तुम इसे क्या कि मैं इस लड़की को फैज के हवाले करूँ या किसी और के। तुम अपने काम से काम रखो, जितना कहा है इतना ही कहो। वो उसे डरते हुए बोला था। जी साहब, वो बोला। अब जाओ यहाँ से, इसके कहते ही वहां से चला गया था। रात के 10 बजे के करीब गाड़ी फार्म हाउस के पास आकर रुकी। गाड़ी से 4 आदमी बरामद हुए, जो शक्ल और हुलिये से ही बदमाश नजर आ रहे थे। इन चारों का रुख फार्म हाउस की तरफ था। गुलखान इन्हें देख चुका था। इसने अपना मोबाइल निकाला और फोन मिलाने लगा, मगर मतलूबा नंबर से जवाब मसूल नहीं हो रहा था। आदमी अब फार्म हाउस के अंदर दाखिल हो रहे थे। इनमें से एक आदमी की नजर गुलखान पर पड़ गई थी, और
और बूढ़े लड़की कहाँ है? इनमें से एक आदमी इंतहाई बदतमीजी से बोला। गुल खान ने चारों न चार सामने कमरे की तरफ इशारा किया और वो सर झुका लिया। वो चारों कमरे की जानी बढ़े तो वो जो घुटनों में सर दिए बैठी थी एकदम हड़बड़ा के उठ बैठी। सामने का मंजर देखकर सूना हो गया। अब इससे बड़ी अजियत और दुख की बात और क्या हो सकती है? तुम तो इस हद तक गिर गए हो। फराज वो दिल ही दिल में बोली थी, अरे वाह, ये लड़की तो शाम का टुकड़ा है। इनमें से एक आगे बढ़ते हुए बोला, जबकि इन तीनों ने जोरदार झटका लगाया था और जैसे तैसे आगे बढ़ रहा था, वह उल्टे कदमों पीछे जा रही थी। इससे पहले कि वो इसे हाथ लगाता, निशा ने इसे जोरदार धक्का दिया। वो लड़खड़ाता हुआ पास रखी टेबल पर जा गिरा, जिसका कोना इसके सर पर लगा। मौका देखकर वो दरवाजे की जानी बढ़ने ही लगी थी कि इनमें से एक ने इसे बाजू से पकड़ कर रोका और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद करते हुए उसे बेड पर धक्का दिया। जबकि दो आदमी पहले वाले को उठा रहे थे। इस आदमी ने पहले अपने सर से गिरते खून और फिर बेड पर गिरी निशा को देखा और फिर गुस्से से खुद को छुड़वाता हुआ निशा की जानिब लिपटा था। साली मुझे मारेगी, मुझ पर हमला करती है कमीनी। इसने एक दो तीन कितने ही थप्पड़ इसके मुंह पर मारे और उसे बालों से पकड़ के सामने दीवार पर दे मारा। वो एकदम ज़मीन पर गिरी और उसके सर से खून न बह रहा था। इससे पहले कि वो उसकी जानिब बढ़ता, दरवाज़ा खुला और वो वलीद के हमरा अंदर दाखिल हुआ था। इसने हवाई फायरिंग किया। कमरे में हलचल मच रही थी। वो सब लोग भाग गए थे। तकरीबन दौड़ता हुआ उसके पास आया, तब तक वो बेहोश हो चुकी थी। इसके सर से खून बह रहा था। चेहरे पर जा-बजा थप्पड़ों के निशान थे। इसका होंठ भी फट चुका था। इसकी हालत देख के शामिर का गुस्सा हो आया था। वो इस शख्स की जानिब बढ़ा, जिससे अंदर आते हुए उसने अनीसा की जानिब बढ़ते हुए देखा था। इसके आगे बढ़कर उसने इसके मुँह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारा था। तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? कहते उसने 2 थप्पड़ इसे रसीद किए थे। शुक्र है तुमने इसे हमें इस काबिल समझा। वलीद ने कहा और उठ खड़ा हुआ था। मैं तुम्हारे लिए बिस्तर लगा देता हूँ। वो बोला था, नहीं इसकी जरूरत नहीं है, मैं लॉन्च में सो जाऊंगा, तुम दोनों आराम करो और मुझे शर्मिंदा मत करो शामिर। जान तो मेरा घर छोटा है मगर मेरा दिल छोटा नहीं है। वलीद मैं कह रहा हूँ ना, मैं एडजस्ट कर लूंगा, तुम जाओ। हिना जा चुकी थी, वो भी खामोशी से वहां से चला गया। जानता था वो मानने वाला नहीं है। वलीद इसके बचपन का दोस्त था, वो डॉक्टर था। पिछले साल इसकी हिना से शादी हुई थी। दोनों इस्लामाबाद के पोश एरिया इलाके में रहते थे। हिना इसकी क्लास फेलो थी। ये सब सोचते हुए वो निशा की जाने मुतवज्जा हुआ जो पुरसकून थी। इसके चेहरे पर जख्मों के निशान वाज़ेह थे। सर पर पट्टी बंधी हुई थी, होंठ सूजे हुए थे और आंखों के गिर्द गहरे हल्के पड़ गए थे। बेख्तियार इसके दिल में दर्द की लहर उठी थी। ये सब सोचते हुए इसे पता भी ना चला कि कब इसकी आंख लग गई थी। सुबह 8 बजे के करीब इसकी आँख खुली, वो उसी हालत में सोफे पर लेटा था। इसने बेड पर लेटी निशा को देखा, वो अभी तक सो रही थी। वो खामोशी से बाहर निकला है। सामने हिना बैठी थी, उसे देख के उठ खड़ी हुई थी। हिना, वलीद कहाँ है? वो तो सुबह ही हॉस्पिटल चले गए हैं, इसने जवाब दिया। अच्छा, मैं एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊँगा। तुम और निशा का ध्यान रखना और अगर तुमसे कुछ भी पूछे तो टाल देना, इसे कहीं जाने की भी मत देना। ठीक है जनाब, मैं इसे कुछ नहीं बताऊँगी, इसका अच्छे से ख्याल रखूँगी, मगर पहले तुम नाश्ता कर लो। आई एम सो सॉरी जनाब, मैं नाश्ता नहीं कर सकता, मुझे ज़रूरी काम है। बाद में बात करते हैं। इतना कहकर वहीं निकल के इसने गाड़ी स्टार्ट की। बस इसका रुख शबीर अंकल के घर की तरफ था। तो उसी पल पर ही दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खोलने वाला समीर था। अस्सलाम वालेकुम, शामिर ने सलाम किया। वालेकुम सलाम, और शामिर है ना? वो अंदाज़ा लगाते हुए बोला। इसने मुस्कुराकर इस बात में सड़ी लाते आए। इसने अंदर आने के लिए रास्ता दिया। बाएं जानिब छोटे से लॉन में एक खूबसूरत सी लड़की फ़ोन पर बातें कर रही थी। वो भी इसे ही देख रही थी। इसने नज़रें फेर ली, वो सारा थी। वो समीर के कमरा चलता हुआ डाइनिंग रूम में आया था। क्या लेंगे आप, चाय या कॉफ़ी? इसने पूछा था। नो थैंक्स, मैं कुछ नहीं लूँगा। शबीर अंकल की तबीयत कैसी है? इसने इसे मना करते हुए पूछा था। शामिर भाई, पापा तो अभी तक अस्पताल में ही हैं। इसने जवाब दिया, मेरी डॉक्टर से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि इस हफ्ते तक डिस्चार्ज कर देंगे। इसने हैरानगी से कहा। और अनीसा के बारे में कुछ पता चला? इसने पूछा। शामिर एकदम से गड़बड़ा गया और चाहता था कि पहले शबीर अंकल को बताए, मगर इससे पहले वो कोई जवाब देता। अलीजा ड्राइंग रूम में दाखिल हुई थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कब आए? इसने आते ही इतने सवाल कर दिए थे। वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ। सभी तुमने इनसे चाय वगैरह का पूछा ही नहीं है। वो अपनी बैसाखी उतार कर सोफे पर बैठ रही थी। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, समीर मुझसे वो पूछ चुका है। इसने रुखाई से जवाब दिया। अरे ऐसे कैसे चलेगा समीर, जाओ फ्रीज़ से कहो और चाय बनाने का। अलीज़े ने समीर से कहा तो उसके नाना करने के बावजूद चला गया। और सुनाया निशा का कुछ पता चला? इसके अगले सवाल से कश्मकश में डाल दिया था। अलीज़े को बताया ना बताया, और क्या इसका भरोसा करना ठीक होगा? शायद नहीं, मुझे अंकल के आने का इंतजार करना है। इसने सोचा अलीज़े की जाने देकर, नहीं अभी तक कुछ नहीं पता चल सका, मेरे ख्याल में मुझे अब चलना चाहिए। काफ़ी देर हो गई है, कहकर उठ खड़ा हुआ था। वो चाय तो पीते जाएँ। नहीं एलिज़ा, फिर कभी मुझे अंकल से मिलना था, वो कहते हुए बाहर निकल गया था। लॉन में वही लड़की अभी तक मौजूद थी। उसने जाते हुए एक नज़र से देखा, बाहर निकल गया। गाड़ी में बैठते पापा की कॉल आ गई। उसने कॉल अटेंड करते हुए फ़ोन कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम पापा। मगर उन्होंने जो कुछ कहा इसे सुनकर वो सकते में आ गया था। मगर पापा, मैं तो हैरानगी से इनकी बातें सुन रहा था। अच्छा आप फ़ोन रखिए, मैं अभी हवेली आ रहा हूँ। कहते हुए उसने फ़ोन बंद कर दिया। हवेली में सन्नाटा छाया हुआ था। तरफ खामोशी का रास्ता में दाखिल हुआ। सामने टीवी लॉन्च था जहाँ सब मौजूद थे। मामा पापा, ताया ताई, उस्मान, उमर गुल, सरगुल, कुलनैन, आयशा गुल सब वहीं थे सवाए फराज के। और उसे होना भी नहीं चाहिए थी। इसी असना में सबकी नज़र इस पर पड़ी। वो अंदर आते हुए जरा सा मुस्कुराए, मगर इनको देखने के अंदाज में कुछ ऐसा था जो उसे झटका था। तो सब अजीब नजरों से देख रहे थे। क्या हुआ, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? वो हैरानगी से बोला था। सबसे पहले तायाब आगे बढ़े। अनाया कहाँ है? शमीर इसकी बात सुनकर भौंका भौंका रह गया। हाँ तायाब, मैं आपको बताने ही वाला था। वो फराज मेरे बेटे का नाम इश्क मोहम्मद है। जितना पूछे इसका जवाब दो। वो इसकी बात काट के दर्शनीगी से बोले थे। वो हैरानगी से इनका चेहरा देख रहा था जो गुस्से के मारे सुर्ख पड़ चुका था। उन्होंने पहले कभी इस तरह बात नहीं की थी। शामिर, अरनिया कहाँ है?
इसे खामोश देखकर वो दोबारा गुस्से से बोला तो तायाबा मैं आपको बता तो रहा हूँ फराज बकवास बंद करो अपनी सीधा सीधा जवाब दो। एक बार फिर इसकी बात काट कर बोले थे तायाबा फराज ने शामिर तुम्हारे पास है या नहीं वो ऊंची आवाज में बोले थे तायाबा हाँ या ना वो गुस्से से चिल्लाए थे इन्हें देखने की बजाय शामिर ने रुख मोड़कर अपनी बहनों को देखा जो खौफजदा से कड़ी से हैरत से देख रही थी इसकी माँ नजर माँ पर पड़ी जिनकी आंखों में खौफ था और यकीन भी था इसके कानों में आवाज गूंजी जिसने अपने बाप की तरफ देखा जो बेयकीनी से देख रहा था तल्ख मुस्कुराहट से इसके होंठों पर बिखर गई। मुश्किल के वक्त में सारे साथ छोड़ देते हैं दोस्त रिश्ते हैं ताकि भाई और बहन और माँ-बाप भी, मगर माँ कभी औलाद को नहीं छोड़ती। उसने दोबारा माँ को देखा जिनकी आंखें मोहब्बत से लबरेज थी। शामिर मैं तुमसे कुछ बात कर रहा हूँ हाँ या ना वो दोबारा क्लच में बोले इनकी आवाज़ पे इसने रुख मोड़ा तायाबा को देखा बोला हाँ वो मेरे पास है इतना ही कहना था कि एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर पड़ा और थप्पड़ मारने वाला ताया नहीं बल्कि अपना बाप था और तो इन्हें भी इस पर भरोसा नहीं था इससे ज़्यादा तकलीफ की बात और क्या हो सकती है शर्म नहीं आई इतनी घटिया हरकत करते हुए मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बेगैरत हो गए हो और ये शादी करनी थी तो मुझसे कहते इस तरह की घटिया हरकत करने की क्या जरूरत थी वो कुछ वो नहीं बोला हैरत से बाप का चेहरा देख रहा था क्या कुछ नहीं था इनकी आंखों पर बदगुमानी गुस्सा नफरत इनके इल्जामात की बौछार ने इसकी ज़ात के ऊपर खर्चे उड़ाते थे। अरे ये सब करने से पहले कम से कम मेरे मरने का इंतजार किया होता। तो फिर गुस्से से बोले इसकी बात पर उन्होंने बोलने की कोशिश की पापा से तो मत कहीं यकीन करें मैंने कुछ नहीं किया मैं कभी ऐसे सोच भी नहीं सकता वो कहते हुए रोने लगा था पापा ये सब फराज ने किया है जिसने अनीसा को एक और थप्पड़ इसके चेहरे पर पड़ा लेकिन इस पर तायाबा ने मारा था बस करो शामिर अपने करतूत छुपाने के लिए तुम मेरे बेटे पर इल्जाम क्यों लगा रहे हो वो गुस्से से बोले थे नहीं तायाबा मैं सच कह रहा हूँ ये सब फराज ने किया है ये सब इसका किया धरा है पापा मेरी बात पे यकीन करें बस पापा ने एकदम से कहा था बस करो शामिर कितना करोगे मैं बकाई होशो-हवास में तुम्हें अपनी जायदाद से आग करता हूँ। आज से तुम्हारा हमसे और इस घर के हर फर्ज से रिश्ता खत्म। इनकी बात सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। इसने बेचैनी से अपने बाप को देखा। ये वही बाप था जिससे मोहब्बत का दावा करता था, जिसने इसे चलना सिखाया था, जिसने इसके कदमों तले से ज़मीन खींच ली थी। सब कुछ खींच लिया जो हवास पाकर हैरत से नहीं देख रहा था सबसे पहले होश माँ को आया था बाकी तमाशे बने थे खड़े तो वक्त इसके करीब है बेख्तर इसके गले लगा दिया था जैसे अभी वो भाग जाएगा ये आप क्या कह रहे हैं होश में तो है वैसा कैसे कर सकता है वो बेटा है हमारा आप ऐसा कैसे कर सकते हैं उनका वो हाथ मजबूती से थामे बोली थी तुम दफा हो जाओ इस घर से आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे उन्हें नजरअंदाज करके बोला था मैं आपसे बात कर रही हूँ आप ऐसा कैसे कर सकते हैं ये हमारा बेटा है वो फिर से बोली जबकि वो खामोशी से बुत बना करा था फजीगा तुम बीच में मत आओ वो गुस्से से गिराए थे देखे मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ मेरे साथ ऐसा मत करिए मेरा इकलौता बेटा है खुदा के लिए ऐसा मत करिए मैं उनके आगे हाथ जोड़ते हुए बोली थी तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ दफा हो जाओ यहाँ से उन्होंने कहते हुए उसे पीछे धक्का दिया था आपको अल्लाह का वास्ता है, मेरे साथ ऐसा जुल्म मत करें मैं आपके पैर पकड़ती हूँ कहते हुए उनके आगे हाथ जोड़ती उनके कदमों में गिर गई थी शामी ने हैरत से अपनी माँ को बाप के कदमों में गिरते हुए देखा तो तुम दफा क्यों नहीं हो रहे यहाँ से वो गुस्से में इनकी जाने बढ़े और बाहर धकेलने लगे थे खुदा के लिए ऐसा मत करे वो इसके साथ घसीटते चली गई थी अरे हटो तुम उन्होंने अपना पाँव झटका और एक तरफ गिरी थी माँ वो तरफ इनकी तरफ बढ़ा इन्हें सारा देकर उठाया अपने गले लगाया था नहीं शामिर तुम कहीं नहीं जा रहे तुम कहीं नहीं जाओगे मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी फिर से रोने लगी थी इसने अपने आंसू साफ करते हुए इन्हें खुद से अलग किया एक नजर खामोश करे बाकी सबकी तरफ देखा अब जाओ यहाँ से तायाबा ने आगे बढ़कर बाहर की जानिब धक्का दिया था दूसरे पल वो घर से बाहर था तायाबा ने दरवाजे की चौखट पर बैठे शामिर पर एक नफरत भरी नजर डाली और फिर दरवाजा बंद कर लिया ऐसे लगा जैसे इसकी सांसें रुक गई हों कितनी आसानी से उन्होंने इसे अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया कितनी आसानी से खुद से अलग कर दिया इसकी आंखों में आंसू थे इसी वक्त इसके मोबाइल की बेबी जिसने आंसू पहुंचते हुए मोबाइल फोन निकाला था शबीर अंकल बोली स्क्रीन पर जगमगाता नाम था उम्मीद की किरण नजर आई शायद वो इसका यस का बटन दबाकर बात सुन लिया शायद इसका यकीन कर लिया इसने यस का यस का फ़ोन बटन दबा के फ़ोन लगाया था कान से। अस्सलाम वालेकुम शामिर है, अनीसा कहाँ है? इसका सवाल सुनकर से ये उम्मीद भी टूटती नज़र आई थी। शामिर, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, इसमें मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्यों किया तुमने ऐसा? शायद बोले शामिर को गुस्से से बोल रहे थे। शामिर, मैं तुम्हें इसके लिए माफ़ नहीं करूँगा। जाए जो करना है कर ले, मैं किसी से डरता नहीं और हाँ, मैंने अनीसा को अगवा किया है, मैंने सब कुछ किया है, सब कुछ मेरा ही किया करा है। कहते उसने फ़ोन बंद कर दिया, आखिरी उम्मीद भी टूट गई थी। वो दोबारा उठ खड़ा और फिर से चल पड़ा। कहते हैं अगर तकलीफ की आखिरी हद पार हो जाए तो असर खत्म हो जाता है इसके साथ भी ऐसा ही हुआ था शायद वो खामोशी से चला गया था कि अचानक से पीछे आहट महसूस हुई थी इससे पहले कि मुड़ता किसी ने जोरदार चीज इसके सर पर दे मारी और फिर सब कुछ धुंधला हो गया इसे कुछ भी याद नहीं रहा था जमीन पर बैठता चला गया आस्ता आस्ता इसकी आंखें बंद हो गई आखिर में जिसका ख्याल आया वो अनीसा थी इसकी अस्पताल में आंख खुली थी उसने धीरे से आंखें खोली और का जायजा लिया इसके पास वलीद बैठा नजर आया था शुक्र है तुम्हें होश तो आया आप कैसा फील कर रहे हो वलीद ने पूछा था ऐसा धीरे से इस बात में सर हिलाते में यहाँ कैसे पहुंचा तो सोचते हुए बोला था एक आदमी लेकर आया इसने बताया कि तुम इसे सड़क पर पड़े हुए मिले थे और तुम्हारे सर से खून बह रहा था इसने तुम्हें अस्पताल पहुंचा दिया और मेरी इमरजेंसी में ही ड्यूटी थी भला हो इस आदमी का अगर वो तुम्हें वक्त अस्पताल में लाता तो ज्यादा खून बहने की वजह से तुम कोमा में जा सकते थे मगर अल्लाह का शुक्र है कि तुम ठीक हो वलीद ने कहा तो वो उठ बैठा था अरे शामिर लेटे रहो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है वलीद ने से कहा नहीं मैं ठीक हूँ चले शामिर मैं थोड़ी देर में आता हूँ फिर घर चलेंगे वो बाहर निकल गया तो शामिर अपने सोचों में गुम हो गया था उसके सामने दिन के सारे मंजर आ रहे थे शबीर ने कहा कि घर जाना इसके बाद फोन का
पापा का फ़ोन आना, ताया की बातें, पापा का रवैया, माँ के आँसू से सब याद आता रहा। और फिर क्या हुआ? तो शबीर अंकल की कॉल के बाद इसे किसी ने इसके सर पे ज़ोर से कोई चीज़ मारी तो बेहोश हो गया था। मगर वो कौन शख्स था? वो सोच रहा था, एकदम इसके दिमाग में झमाका सा हुआ। फ़राज़, हाँ, फ़राज़ ही है, किसी भी चीज़ की तवक्को की जा सकती है। इसे सख्ती से सोचा। इस वक़्त वलीद कमरे में आया था। चलो, इसने इसके पास आकर कहा, एकदम अपने ख़्यालों से बाहर आया। और हाँ, चलो। शामिर, एक बात पूछूं? वलीद ने गहरी नजर से देखते पूछा। हाँ, तुम्हें क्या हुआ था जो तुम इस तरह सड़क पर पड़े थे? उसने पूछा तो शामिर ने गहरा सांस लेके से सारी बात बता दी, सिवाय खान हाउस हवेली में हुए झगड़े की। ये सब क्या किसने है? सारी बात सुनने के बाद वो बोला था, मुझे नहीं पता ये सब किसने किया है। इसने नफे में सर हिलाया था। कौन हो सकता है? वलीद सोच में पड़ गया था। छोड़ो इन बातों को, खुशी की बात यह है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शामिर ने कहा। वो नहीं चाहता था कि वलीद के इसके मामले में ज्यादा पड़े, इससे इसे भी नुकसान हो सकता है। वहां से वापस आते हुए इसने फैसला कर लिया था कि यहाँ से बहुत दूर चला जाएगा। घर पहुंचकर सबसे पहले इसका सामना हिना से हुआ। तो वो अफ़सोस से देख रही थी। अभी कल सुबह की बात है कि तुम कहकर गए थे मैं शाम तक आ जाऊँगा। शाम तक अगर आने की बजाय अस्पताल पहुँच के अब ये माथा से जाकर आ गए हो। शाबाश है लड़के। वो बोली तो इसकी बात पे मुस्कुराते सामने सोफे पे बैठ गया। अब बताओ क्या खाओगे? इसने पूछा था। कुछ नहीं भाभी, मुझे भूख नहीं है, वो सर हिलाते हुए बोला था। नहीं, ये भाभी किसको बोला? 2 साल हो गए हैं हमारी शादी को, मगर तुमने कभी मुझे भाभी बुलाने का तकल्लुफ़ नहीं किया। अब ऐसा क्या हो गया बेटा? तुम तकल्लुफ़ में पड़ गई हो। मैं हिना ही ठीक हूँ। मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ। अगर नखरे दिखाने हैं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो कहते हुए किचन की जानिब बढ़ गई थी। वैसे बीवी तुमसे बुरा भी कोई उम्मीद से कोई नहीं है। बड़ी ताज़ा से बोला, मगर वो सुन चुकी थी। आप चुप रही तो बेहतर है। वो गुस्से से किचन की जाने बढ़ गई। थोड़ी देर बाद उसके लिए जूस ले आई थी। इसने वो बिना चूस रहे किए पी लिया था। हिना, अनीसा कैसी है? शामिर ने पूछा था। इसकी बात पर वली ने हिना को और हिना ने वलीद को देखा। अब क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? शामिर, एक्चुअली वो गड़बड़ा गई थी। देखो हिना, जो कहना है खुल कर कहो। शामिर, वो बहुत डिप्रेस्ड है। मेरा मतलब है वो बहुत अच्छा महसूस नहीं करी, मगर तुम परेशान ना हो, उसे कुछ नहीं हुआ। इसकी आंखों में नमी देखकर बोली थी। फिर वो ऐसे बिहेव क्यों कर रही है? शामिर, पिछले 2 माह से इसके साथ जो भी हादसात हुए हैं, इनकी वजह से वो संभल ही नहीं पा रही, इसलिए वो डिप्रेशन में है। सर पे चोट की वजह से वो काफ़ी बातें भूल चुकी है। इसे थोड़ा वक़्त दो, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। हिना से समझाने वाले अंदाज़ में बोली थी। इसने सर उठाकर देखा। जाकर आराम करो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। इसने कहा तो खामोशी से उठकर अंदर चला गया। होगी नींद पूरी? वलीद कमरे में दाखिल होते हुए बोला था। हाँ। शामिर, परसों रात तुम्हारे साथ क्या हुआ था? वलीद की बात पर इसने चौंक कर देखा। क्या हुआ था? वो खुद को संभालते हुए करते उचकाकर बोला था। यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। अब की बार वो खामोश रहा। अफ़सोस हो रहा है मुझे तुम पर, मुझे इस काबिल भी नहीं समझा तुमने। वो अफ़सोस से देखते हुए बोला था। तुम्हें कम से कम मुझे बताना चाहिए था। जबकि शामिर बैठ के चाय पर नज़र आने नज़रें गाड़े बैठा था। अब कुछ मुँह से फूटो भी कि नहीं, उसे डाँटने हुए बोला था। इसके कहने पर शामिर ने सब कुछ बता दिया। सारी बात सुनकर वलीद कितनी देर खामोश रहा, फिर बोला था। शामिर, तुम बहुत हिम्मत वाले हो। अगर खुदा न खास्ता मेरे साथ वलीद ने जुमला पूरा छोड़ दिया। वो कुछ कहना चाहता था। इसी वक्त हिना की आवाज़ आई, सब ठीक हो जाएगा, कोई सीरियस बात तो नहीं है। वो उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए बोला। शायद नहीं, वो मायूसी से बोली थी। वो उठा और कमरे की जानिब बढ़ा था। कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। उसने लाइट ऑन की। बेड खाली था। इसने कमरे में चारों तरफ निगाह दौड़ाते हुए कोने में दीवार से टेक लगाए घुटनों में सर्दिये बैठी थी। उसने पीछे मुड़कर हिना और वलीद को देखा, जो दरवाजे के पास खड़े थे। फिर रुक दोबारा अनीसा की तरफ मतवजा हो गया था। वो इसी तरह अंदाज में बैठी थी। वो छोटे-छोटे कदम उठाता उसके पास घुटनों के बल बैठा और आस्ते-आस्ते बोला था। अनीसा, इसकी आवाज़ इसने धीरे से सर उठा के देखा। इसकी आँखों के गिर्द हल्के गहरे हुए थे। अनीसा, मैं इसने इसके बाल पीछे करते हुए हाथ आगे बढ़ाए ताकि वो बोली थी, मेरे करीब मत आओ। उसे कमरे से दूर करते हुए बोली थी। अनीसा, मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। गुस्से से बोली थी। रानगी से देख रहा था। क्या कुछ नहीं था इसकी आँखों में? खौफ, डर, बेबसी। वो खामोशी से वहाँ से उठकर खड़ा हुआ था। कमरे से बाहर निकल आया। हिना और वलीद भी उसके पीछे चले आए थे। वो सोफे पर आ बैठा और अपना सर हाथों में गिरा लिया। हिना से क्या हो गया? वो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है? कहते हुए उसकी आंखों में नमी इतर आए थे। शामिर, प्लीज संभालो खुद को, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ओहो, मैं तो भूल ही गया। हिना ने खाना लगा दिया है, जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाओ। मैं भी नीचे जा रहा हूँ, ये ना हो कि वो ऊपर आ जाए। इतना कहकर वो खड़ा हो गया, जबकि शामिर को वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। अनिसा कैसी है? शामिर ने खाना खाते पूछा था। हिना ने एक नजर वलीद को देखा, फिर बोली थी, वो अभी तक वैसे ही है। इसने जवाब दिया। शामिर, तुम्हारे पीए का फोन आया था, तुम सो रहे थे, इसलिए मैंने रसीद किया। वो इससे लाश में बैठा टीवी देख रहा था। जब वलीद ने कहा तो सीधा हुआ था। क्या कहा इसने? कुछ खास नहीं कह रहा था, तुमसे बात करवा दूँ, मगर तुम सो रहे थे तो उसने कहा वो बाद में फ़ोन करेगा। वली तफसील से जवाब दिया था। शामीर ने फ़ोन उठाया, वैसे पीए को कॉल मिलाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम साहब। दूसरी तरफ से फ़ोन उठाते शामीर ने कहा। इसके बाद उन्होंने जो कुछ इसे बताया, इसने इसे शॉक कर दिया। तो आपने आखिर कसर भी पूरी कर ली पापा? वो फ़ोन बंद करते हुए बड़बड़ाया। शामीर, क्या हुआ? ऐसे यूँ बैठे देखकर बोला था, पापा ने मुझे सारी जायदाद से बेदखल कर दिया। और सिर्फ यही नहीं, मेरी ज़ाती प्रॉपर्टी से भी अपने शेयर वापस ले लिए हैं। शामीर ने बताया। ओह माय गॉड! ये तो बहुत बुरा हुआ। वलीद ने कहा था। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो रुधी आवाज़ में बोला था। मैं बेटा हूँ उनका, वो इतनी आसानी से मुझे कैसे खुद से अलग कर सकते हैं? जबकि वलीद इसे देख कर रह गया था। इसके अलावा वो और कर भी क्या सकता था? शबीर अंकल भी 1-2 दिन में आ रहे हैं, तो अब क्या होगा? वलीद इसका चेहरा देखते हुए बोला था। होना क्या है, वो आएँगे। अनीसा के केस की दोबारा इंक्वायरी होगी, मेरे खिलाफ पर्चा कटेगा। वो कंधा छुड़ा के बोला था। तो फिर तुम क्या करोगे?
वलीद परेशानी से बोला था, मुझे जो करना था वो मैं कर चुका हूँ। वो इत्मीनान से बोला था, मतलब तुम क्या कर चुके हो? मैं अगले हफ्ते तक यहाँ से चला जाऊंगा। वो आराम से बोला, कहाँ? वलीद हैरान हुआ था, बहुत दूर। शामिर, देखो पहले मत पूछो मुझे तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम कहाँ जा रहे हो? वलीद अब की बार गुस्से से बोला था, मैं रूस जा रहा हूँ। वलीद को शौक लगा, क्या रूस? हाँ, मैं और अनीसा। वो इत्मीनान से बोला, मुझे अंदाजा था कि शबीर अंकल सबसे पहले मेरे खिलाफ पर्चा कर पाएंगे, इसलिए मैंने पहले ही अपनी फैक्ट्री बेच के इससे मिलने वाले पैसे अपने अकाउंट में जमा करवाए और जाने की तैयारी की। जाहिर सी बात है, हम इस मुल्क के किसी भी कोने में चले जाएं वो लोग मुझे ढूंढेंगे, इसलिए मैंने मास्को जाने का फैसला किया है। और अनीसा, इसे मैं अब खोना नहीं चाहता और मैं इसका इलाज वहाँ के किसी अच्छे से साइकियाट्रिस्ट से करवाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो जल्दी ठीक हो जाएगी। फिर मैं इसे अपने बारे में सब कुछ बता दूंगा। उसके बाद सारी तफसील इसके गोश गुजार दी। इसके बाद सारी तफसील इसके गोश गुजारते हुए वो एकदम से रुक गया था। इसके बाद क्या शामिर? इसके बाद वो फैसला करेगी कि इसे मेरे साथ रहना है या वापस जाना है। और कमजोर लहजे में बोला, और अगर इसने कहा कि इसे वापस जाना है तो तुम क्या करोगे शामिर? इतनी आसानी से इसे जाने दोगे जिसे पाने के लिए तुमने अपना सब कुछ खो दिया? वलीद ने हैरत से बोला था, हम ये बात की बातें हैं। मुझसे जीत से बोला, एक बात पूछो शामिर? हाँ पूछो। इसकी तरफ दोबारा मत हो जाओ। तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? क्या तुम्हें मुझ पर दबाव नहीं था? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरी वजह से कोई तकलीफ उठाओ। और अगर मैं तुम्हें बता देता तो तुम क्या मुझे जाने देते? और रही बात एतबार की, तो अगर मुझे तुम पर एतबार ना होता तो अभी अभी भी ना बताता। वो मुस्कुरा कर बोला था। इस सब के बाद इसने कभी खान हाउस और डेली जाने की कोशिश ना की और ना ही कभी खान हाउस के मकीनों का दोबारा जिक्र किया। पहले पल तो अलीजा ने खरीदने की कोशिश की मगर इसने कुछ नहीं बताया। वक्त काम था गुजरना, वो गुजर रहा था। इन दिनों मामा के भाई दिलावर के चक्कर इनके घर को ज्यादा ही लग रहे थे। और दिलावर मामा सादिया का छोटा भाई था। शादी के 6 माह बाद इसकी बीवी की डेथ हो गई थी। इसे मामा के तेवर भी अजीब लग रहे थे और दिलावर का किराना भी खटक रहा था, जो मैं तो इसमें नजरअंदाज किया मगर अपनी हद से बढ़ता जा रहा था। उसने मामा से बात की थी, तो मेरे भाई की नीयत पे शक कर रही हो? इसकी बात सुनकर वो बड़ी फूटी थी। मैंने ऐसा कब कहा? वो उकता कर बोली थी। तो फिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? वो इससे चुपती नजरों से देखते हुए बोली थी, मेरे कहने का मतलब ये है कि मुझे इनकी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है और अगर उन्होंने दोबारा मेरे साथ कोई बदतमीजी की तो मैं पापा से शिकायत कर दूंगी। वो भी गुस्से से कई लफ्ज छुपा कर बोली। ये पहली दफ़ा था कि जब इसने मामा से इस तरह बात की थी, वरना वो बहुत आराम से बात करती थी। इसके बोलने ने सबको हैरान कर दिया। वो पहले वाली नहीं थी, बहुत बदल चुकी थी। शामिर, अनीसा का ध्यान रखना, तुम जानते हो ना कि फिलहाल वो भी ठीक नहीं है। और हाँ, इसके साथ सामने अपनी शिनाख्त छुपा कर रखना। उसे हिदायत देते हुए बोली थी। वो कैसे? वो हैरान हुआ था। मैं बताती हूँ, वहाँ से तुम्हारा नाम उमैर है। इना की बात है, पर वो मुझे भी हैरान हुआ था। उमैर, ये कैसा नाम दिया है? वो नाक से टूट कर बोला था, बकवास मत करो, ध्यान रहे वो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती और इसकी नज़रों में हम सब फराज के आदमी है। नीना ने कहा था, डॉक्टर्स ने मना किया है कि इसे किसी भी किस्म के स्ट्रेस या शौक से दूर रखा जाए। नीना ने कहा था, अगर उसे पता चल गया कि तुम भी शामिल हो तो उसे शौक नहीं हाथ रह पाएगा। खुदा का खौफ करो नीना, कैसी बातें कर रही हो? वो कानों को हाथ लगाते हुए बोला था, अरे तुम लोग तो क्या बहस में किए जा रहे हो? फ्लाइट का टाइम निकला जा रहा है। इसी वक्त वलीद टीवी लाउंज में दाखिल होते हुए बोला था, हाँ बस अब चलो, ये तुम्हारी बीवी दिमाग खाई जा रही है मेरा, कहते हुए वलीद के हमरा बाहर निकल कर जबकि उसकी पुश्त बोलते रह गई थी। वहाँ पहुँचते शामिर ने वलीद को फ़ोन करके उसे इत्तला दी थी। वो दोनों एक फ्लैट में थे जो शामिर के दोस्त के हैदर का था। इन्हें यहाँ आए महीना गुजर गया था। उसने एक बहुत अच्छे साइकियाट्रिस्ट से अनीसा के सेशन करवाए थे जिसकी वजह से वो काफ़ी बेहतर हो गई थी। अनीसा की हालत संभलते देख से काम की तवज्जो काम की जानिब हो गई थी। इसकी आँख 9 बजे के करीब खुली और जल्दी से तैयार होकर लाउंज में आ गया था। सामने ही मेड नाश्ते की तैयारी कर रही थी जबकि अनीसा इसके करीब गुमसुम बैठी थी। छोटे-छोटे कदम उठाकर आगे बढ़ा और कुर्सी खींच कर बैठ गया। कैसी हो? वो आपसे पूछ रहा था। ठीक हूँ, उस पार्ले जी में बोली थी। तुम्हारे चेहरे से तो नहीं लग रहा। वैसे तो बोलने पर उकसा रहा था। क्यों? इंसान की शक्ल पे लिखा होता है कि वो ठीक नहीं है। और वैसे भी इससे कोई तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं जीऊँ या मरूँ। वो चीख कर बोली, पैर पर रखते अपने कमरे में चली गई। इसने बेदिली से नाश्ता किया और उठ खड़ा हुआ था। इसे नाश्ता करवा देना। इस दरवाजे को बाहर निकल आया। बाहर काफ़ी सर्दी थी, बर्फबारी हो रही थी। हैदर इसका यूनिवर्सिटी फ्रेंड था। अमेरिका में दोनों एक साथ पढ़ाई की थी। अपने पापा की डेथ के बाद इसने अपने पापा का लेदर गारमेंट्स का कारोबार संभाला था जो कई मुल्कों में फैला हुआ था। शामिर इसकी फैक्ट्री में मैनेजर की पोस्ट पर था। वो ये काम सीखना चाहता था। निशा आस्ता आस्ता काफ़ी बेहतर हो गई थी और शायद नॉर्मल भी हो रही थी मगर कभी कभी वो चिड़चिड़ी और खूब तंग करती थी। अक्सर वो इसके आगे बेबस महसूस करता था। इन्हें यहाँ आए काफ़ी अर्सा हो चुका था। शामिर इस वक्त घर पर नहीं था और नीता अपना काम ख़त्म करके सामने सोफे पर सो रही थी। इसने आहिस्ता से इसके पास रखा फ़ोन उठाया, उसे कमरे में ले आया। उसने नंबर याद करने की कोशिश की, फिर काम थे हाथ से नंबर डाल के फ़ोन कान से लगाया। तो उसका बेल जा रही थी मगर कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। इसने फ़ोन कान से हटाकर कॉल डिस्कनेक्ट की और कुछ सोचते हुए पापा का नंबर डायल किया। बंद है। इससे सख्त मायूसी का सामना करना पड़ा कि इनका नंबर बंद है और घर वाले नंबर पर कोई रिसीव नहीं कर रहा था। इस वक्त इसे नीयत की आवाज़ आई, शायद वो जाग गई थी। इसने घबरा कर जल्दी से फ़ोन किचन में जाकर रख दिया। वो जब उसके कमरे में दाखिल हुआ तो
परेशानी से इधर-उधर चक्कर काट रहा था। क्या हुआ है अरसलान, कुछ बोलो तो। उसने इसे देखकर पूछा। आई एम फिनिश्ड शामिर, आई एम फिनिश्ड, मैं खत्म हो गया हूँ शामिर, खत्म। वो कहते हुए सर पकड़ कर बैठ गया था। अरसलान, मुझे बताओ तो हुआ क्या है। ऐसे यूं देखकर वो फिर से बोला था, मेरे रूसी पार्टनर नौफ ने मुझे धोखा दिया है। इसने मुझे लेदर जैकेट का एक बड़ा ऑर्डर दिया था और कहा कि इसकी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, और ये भी कि मटेरियल वो देगा और मटेरियल की रकम वसूल करेगा, और जैकेट की प्रॉफिट में इसका कोई हिस्सा नहीं होगा। इसने मटेरियल की रकम मुझसे पहले वसूल कर ली और रास्ता साहब ने शेयर्स भी निकाल लिए, मगर जब जैकेट्स तैयार करके मैंने मार्केट के बंदों से इसकी डीलिंग की तो पता चला कि इसकी मार्केट वैल्यू जीरो है। कहते हुए उससे पकड़ कर बैठ गया था। ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। शामिर अफसोस से बोला था, सलान, अगर रूस में इसकी डिमांड जीरो पर है तो कौन सा मुल्क है जो इसकी डिमांड करेगा। जर्मनी, अमेरिका और शायद ईरान। ओ माय गॉड, ये ख्याल मुझे क्यों नहीं आया। वो मुस्कुरा दिया था, मगर इसके लिए इन्वेस्टर की जरूरत है। अरसलान ने कहा तो शामिर ने अपनी जेब से कैश निकाला था। अब कितना चाहिए। इसकी बात पर अरसलान हैरानी से देखने लगा। वो तशकबट नजर से देख रहा था, जबकि शामिर मुस्कुरा रहा था। अब यूं देखते रहेगा या कुछ मुंह से फूटेगा भी। इसे यूं ही शौक देखकर शामिर ने कहा तो मुस्कुरा दिया था। शामिर, इनके ममालिक में अच्छे ताल्लुकात थे। वहाँ के मारूफ बिजनेसमैन इससे वाकिफ थे, सो इस मामले में कोई परेशानी नहीं हुई और सलान एक बड़े नुकसान से बच गया। इसके बाद शामिर इसकी कंपनी में 40% का हिस्सेदार हो गया था। इससे इसके आगे बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो गए। अनीसा के मिजाज में कुछ टिराव सा पैदा हो गया था। शायद वो समझौता कर चुकी थी। नहीं, यहाँ आज 6 माह हो गए थे। सुबह जब अनीसा सो रही होती तो शामिर काम पर चला जाता और रात को लौटता था। अनीसा को इसकी मसरूफियत के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा ना था, ना ही इसे में कोई दिलचस्पी थी। रात में वो टीवी लाउंज में बैठा टीवी देख रहा था, तो थोड़ी देर बाद अनीसा भी वहां आ गई थी। इसके हाथ में 2 कॉफी के मग थे। इसने एक मग इसकी जाने पर इसने अपनी हैरत को छुपाते हुए खामोशी से मग ले लिया। शामिर को भी इंग्लिश फिल्में पसंद थी। इसने सोचा कभी कभी से इस शख्स में शामिर की शबाहत नजर आती है। वो इसके सामने वाले सोफे पर बैठ के कैसे उसके जुमले ने इसे मजीद हैरान कर दिया। ठीक, इसने जवाब दिया। वो फिर कुछ ना बोली, सामने टीवी देखने लगी। तो मुझे कब आजाद करोगे। तकरीबन 5 मिनट बाद इसकी आवाज लाउंज में गूंजी। इसने टीवी लाउंज से नजर उठाकर देखा। फिलहाल तो इस बात का सवाल पैदा नहीं होता। तुमने आखिर मुझे कहते लड़की को रखा है। वो गुस्से से बोली थी, मैं नहीं बता सकता, मगर मुझे जवाब चाहिए। वो गुस्से से बोली थी, आखिर क्यों तुमने मेरी जिंदगी परेशान की हुई है। कहते हुए वो रोने लगी थी, मुझे अपने घर जाना है, मैं नहीं रह सकता। मगर क्यों। क्योंकि फराज ये नहीं चाहता। जब तक जरगुल की शादी नहीं हो जाती। इसके जहन में जो आया इसने बोल दिया था। जरगुल फराज की बहन, मगर इसकी शादी से मेरा क्या ताल्लुक। वो चौंकी थी, तुमसे नहीं मगर शामिर से तो है। इसके मुंह से में जो आया इसने कह दिया था। ताल्लुक है तो बहुत गहरा ताल्लुक है। इसकी शादी शामिर से ताल्लुक नहीं, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो अटक कर बोली, मगर वो तो तुमसे मोहब्बत करता है। इसलिए इसने जरूर को ठुकराती हुई ये बात फराज को हजम नहीं हुई। शायद इसलिए कि इसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। इस हवाले से शामिर के भी कुछ ऐसे ख्याल आते हैं। अरे बाहर में जाए शामिर, ये सब इसकी वजह से हुआ है। वो शादी क्यों नहीं कर लेता जरूर से। वो गुस्से से बोली थी, मगर वो तुमसे मोहब्बत करता है। वो इख्तियार बोला तो वो खामोश रही। क्या तुम इससे मोहब्बत नहीं करती। इसने कोई जवाब नहीं दिया तो उठकर अपने कमरे में चली आई थी। इतवार का दिन था, आज वो फारिग था। सुबह देर से उठने के बाद इसने भरपूर नाश्ता किया और अखबार लेकर बैठ गया। इस वक्त अनीसा इसके पास आई थी। उम्र में 6 माह से इससे चार दीवारी में बंद हूँ। मेरा तन घुट रहा है, प्लीज थोड़ी देर के लिए मुझे बाहर लेकर चलो। उलझी नजरों से देखते हुए बोली। वो कुछ देर तक इसे देखता रहा, फिर बोला, तो तुम तैयार हो जाओ, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद वो तैयार होकर बाहर आई, उसके साथ चल पड़ी। बाहर काफी ठंड थी। रूस का सदियों पुराना तारीखी और सकाफती मरकज, इसके जीनतों का लैंडमार्क, इसके तामीराती हुस्न का नुमाइंदा, रेड स्क्वायर इनके सामने था। वो दोनों स्टेशन की इमारत में दाखिल हुए। काउंटर पर जाकर इसने 2 कार्ड लिए और इन्हें खुद कार गुजर का की इन मशीनों से टच किया। टिक की आवाज आई और जमीन के अंदर वाले हिस्से में पहुंच गए थे। अंडरग्राउंड दुनिया ने अपनी खूबसूरती को शादगी से हैरान कर देता है। वह बिखरी रेल की पटरी और उस पर बिखरे आसमान को हैरत से देखते हुए बेख्तियार अनीसा के मुंह से निकला था, वाह, ये तामीर का कोई इल्म था या रंग और रोगन का कमाल। जैसे सहरा में चमकती रेत पर दरिया का घुमाते। गाड़ के एक दहाने से छिक करती कई रंगों की गाड़ियां गुजर रही थी। उस स्टेशन से बाहर आगे जरे जमीन दुनिया से बाहर आसमान निखरा हुआ था। धूप रोशन थी। सड़कों की कुशादगी पुख्तगी स्याही और अतराफ में खड़ी बुलंद बाला इमारतों का रोब और दबदबा मुतासिर करता था। जेर जमीन एक तरफ और रास्ते से वो गार्डन के वस्ती हिस्से में ले आया, जहाँ पर बाग की हरियाली और ताजगी ने इसे बहुत मुतासिर किया था। सामने कैरिमल कल की सुर्ख दीवार और तगड़ नजर आ रही थी। घास की खूबसूरती टिल्पानी बेल्ट के आगे एक दीवार ने जैसे से मसफूर कर दिया था। आज फिर अनीता का मोबाइल इसके हाथ लग गया था। वो मोबाइल लेकर कमरे में आई थी। जल्दी जल्दी पापा का नंबर डायल किया। क्या इनकी सिम बंद थी। इसने घर के नंबर पर फोन किया। तीसरी बार को फोन उठा लिया। हेलो, ये मम्मा की आवाज थी। हेलो दोबारा बोली, मगर वो खामोश रही थी। हेलो मम्मा, मैं अनीसा बात कर रही हूँ। उसने अपने आप पर काबू पाते हुए कहा था। दूसरी तरफ खामोशी छाई रही थी। फिर वो बोली, तुम अब क्यों फोन कर रही हो। सारे जमाने में हमारी बेइज्जती करवा कर दिल नहीं भरा तुम्हारा।
खबरदार आइंदा जो यहाँ फ़ोन किया तो मम्मा मेरी बात उसने इतना ही कहा था कि उन्होंने फ़ोन ठक से फ़ोन बंद कर दिया। वो कितनी देर फ़ोन देखती रही थी, फिर फुट-फुट कर रो दी थी। पिछले कुछ माह से वो उमैर से इस तरीके से बात कर रही थी कि कोई मौका हाथ आए और वो पापा अलीज़ा से राब्ता कर सके और उमैर से अपना पासपोर्ट हासिल कर सके, मगर मम्मा की बातों ने इसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इसके बाद इसने कभी दोबारा फ़ोन करने की कोशिश ना की थी और इन हालात से समझौता कर चुकी थी और उमैर की आदी होती जा रही थी। एक दिन इसने इसके लिए रात का खाना बनाया, बिरयानी तो और भी बहुत सारी चीज़ें। इसके आने पर इसने खाना मेज़ पर लगा दिया। इसने बारी-बारी हर चीज़ चखी, मगर जैसे इसकी नज़र गाजर के हलवे पे पड़ी, वो बोला था, वो गाजर का हलवा मुझे बहुत पसंद है। वो बहुत शौक से खाने लगा था। मेरी ये फ़िश कटलेट्स बितलोना अनीसा ने इसे फ़िश की जाने मुतवज्जा किया था। नहीं, मैं सिर्फ़ यही लूँगा, मुझे गाजर का हलवा बहुत पसंद है, इसने कहा तो वो चौंकी थी। गाजर का हलवा शामिर को भी बहुत पसंद था। ओह! मैं क्यों हर बात में शामिर और उमैर का मुवाज़ना करने बैठ जाती हूँ। मैं भूल जाती हूँ कि मेरी मंज़िल इन दोनों में से कोई भी नहीं है। सोचते हुए उसने सर झटका और खाने की तरफ मुतवज्जा हुई। अनीसा, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। टीवी लाउंज में बैठी अनीसा टीवी देख रही थी जब शामिर वहाँ चला आया। उसने रुख मोड़कर सवाली नज़रों से देखा। क्या तुम पाकिस्तान वापस जा रही हो? उसने बताया। पता नहीं इसकी आँखों में ऐसा क्या था कि वो ठीक से मुस्कुरा भी ना सकी। कब? कुछ दिनों तक। तुम्हारा काम हो गया है? इसने कहा तो शामिर पहले शौक़ भी समझ कर बोला, हाँ। तो शामिर ने शादी कर ली है? वो टूटे हुए लहजे में बोली। वो उसे देख रह गया, कुछ भी कह नहीं सका। इसकी शादी के चक्कर में मेरी ज़िंदगी बर्बाद होगी। उसने बामुश्किल अपने आँसू रोके और तकरीबन भागते हुए अपने कमरे में चली आई थी। तुमने ऐसा क्यों किया शामिर? वो अपने ऑफ़िस में था और हिना से स्काइप पे बात कर रहा था। मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। मैं अब इसे मज़ीद धोखा नहीं दे सकता। मैं आज घर जाऊँगा और उसे सब कुछ बता दूँगा। अगर वो हकीकत को कबूल कर लेती है तो ठीक है, नहीं तो इसकी मर्ज़ी। वो बोला था, शामिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो मोहब्बत है तुम्हारी, तुम इतनी आसानी से उसे जाने दोगे जिसे पाने के लिए तुमने अपना सब कुछ खो दिया। तो और क्या करूँ मैं हिना? सारी उम्र से धोखे में रखा हूँ सिर्फ़ इसलिए कि मैं इसे मोहब्बत करता हूँ। इस सब की मैं इसका क्या कसूर है? इसे किस चीज़ की सज़ा मिली है? उसकी बात काटते हुए बोला था, शामिर तो पिछले 5 माह से तुम क्या कर रहे हो? क्यों नहीं बताया इसे सब कुछ? हिना भी गुस्से से बोली थी। शामिर तुम पहले भी गलत थे और अब भी गलत हो। तुमने कभी सोचा है कि रूस जैसे ज़ात मुल्क में उसने भागने की कोशिश क्यों नहीं की? तुम जानते हो इसने 5 माह में ऐसी कोई हरकत क्यों नहीं की? क्योंकि वो तुमसे मुतासिर थी। वो तुम्हारी तरफ खींची चली आती थी, ये जाने बिना कि तुम ही वो शख्स हो जिसे वो मोहब्बत करती है। हिना बोलती चली गई थी। मुझे एक बहुत ज़रूरी काम याद आ गया है। बाद में बात करते हैं। इतना कहकर इसे बोलने का मौका दिए बगैर इसने लैपटॉप बंद कर दिया। अनीसा, मैं आज का तुम्हारी टिकट्स कंफर्म करवा दूँगा और हाँ, ये रख लो, आज मार्केट चली जाना। मैंने ड्राइवर से कह दिया है कि तुम्हें ले जाएगा। कहते हुए शामिर ने पैसे इसके हाथों में थमा दिए। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, वो बोली तो उसने सर उठाकर देखा था। वो 3 दिन में पाकिस्तान चली जाओगी तुम। क्या मास्को की यादों को नहीं समेटोगी? शामिर ने कहा तो कितनी देर उस शख्स का चेहरा देखती रही। बेख्तियार उसका दिल चाहा कि कह दे, मुझे कहीं नहीं जाना। वो जा चुका था और भी ड्राइवर के साथ आगे और काफ़ी इधर-उधर घूमती रही। इसकी नज़र सामने दुकान में पड़ी। कुछ सोचते हुए वहीं चली आई थी। इसने वहाँ से उमर के लिए ब्लैक कलर की टी-शर्ट ली और जानती थी कि इसे ब्लू कलर बहुत पसंद है। इसने इसके लिए काफ़ी चीज़ें ली थी और चाहती थी कि वो इसे फिर कभी ना भूले। पेमेंट के बाद वो जैसे दरवाज़ा खोलकर शॉप से निकली, सामने से आने वाली लड़की से टकरा गई। उसके हाथों से शॉपिंग बैग गिरे थे और सॉरी, वो लड़की नीचे बैठ के इसकी हेल्प करने लगी। इट्स ओके, अनीसा ने कहा और उसकी तरफ देखे बगैर उठ खड़ी हुई थी। ये अनीसा, अपना नाम सुनकर वो चौंकी थी। उसने सर उठाकर देखा। हिना कहती है कि वो अपने ऑफिस में बैठे हैं। अनीसा के बारे में सोच रहा था। हिना ठीक कहती है, कम से कम मुझे एक बार कोशिश तो करनी चाहिए। मैं इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता हूँ? क्या मैं इसके बगैर रह पाऊँगा? मोहब्बत करता हूँ मैं इससे। मैं आज ही से ज़रूर बात करूँगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। घर में सन्नाटा छाया हुआ था। गाड़ी पोर्च में खड़ी करके दरवाजे से दाखिल हुआ। टीवी लाउंज में दाखिल होते इसने लाइट ऑन की। टीवी लाउंज रोशनी में नहा गया था। तभी इसकी नज़र सोफे पर बैठी अनीसा पर पड़ी। वो मुँह हाथों में छुपाए बैठी थी। इसने सर उठाकर देखने की कोशिश नहीं की थी। मैं तो डर ही गया था। जिस तरह बैठा देखकर वो चौंका था। तो कैसा रहा आज का दिन? है उसके सामने वाले सोफे पे बैठते हुए बोला। बहुत अच्छा शामिर। वो सर उठाकर बोली। इसका चेहरा सूख था, आंखें भी सूजी हुई थी और नाक भी लाल थी। वो चौंकी इसका चेहरा देखकर और ना ही इसके लफ्ज़ों पर गुली करवाहट महसूस करके, बल्कि इसके मुँह से अपना नाम सुनकर। वो कितनी देर हैरत से देखता रहा। चुप क्यों हो गए शामिर? वो नफ़रत से उसे देखते बोली थी, जबकि इसकी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। क्या बोलेगा? अब इसका भांडा फूट चुका था। एक और आवाज़ उसके कानों से टकराई थी। उसने सर उठाकर देखा। ज़रूर इसके मुँह से बेख्तियार निकला, हाँ शामिर ज़रूर बकौल अनीसा कि तुमसे मेरी शादी हो रही है। वो तंज़िया अंदाज़ में बोली थी, तुम्हें पता है शामिर, जिस दिन पापा और चाचू ने तुम पर अनीसा की किडनैपिंग का इल्ज़ाम लगाया था ना, इस दिन मुझे लगा कि शायद तुम सच कह रहे हो। अनीसा की किडनैपिंग के पीछे तुम्हारा कोई हाथ नहीं होगा, मगर नहीं शामिर, मैं गलत थी। वो तुम ही थे जिसने अनीसा की किडनैपिंग करवाई, सारा इल्ज़ाम मेरे भाई पर लगाने की कोशिश की। अनीसा को यकीन दिलाने में कामयाब भी हो गए कि ये सब कुछ फराज ने किया है और उसे यहाँ ले आया ताकि इस हकीकत का पता ना चल सके। तुम जैसा इन शख्स चाहिए जानने के काबिल ही नहीं। वो एक-एक लफ्ज़ नहायत गुस्से और कारे से बोली थी और वो एक दफ़ा फिर खामोश था। इसके पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ ना था। इसने अनीसा की तरफ देखा, वो रो रही थी, इसकी आँखों में इसके लिए नफ़रत थी। इसने नज़र झुका ली। अनीसा ने इसकी तरफ देखा। नहीं, मुझे चॉकलेट बिल्कुल पसंद नहीं। उन्होंने आँसू की लड़ियों की सूरत में इसके चेहरे पर फैल की थी। वाओ! गाजर का हलवा मुझे बहुत पसंद है। ब्लू कलर, वो तो मेरा फ़ेवरेट है। वो आस्ते-आस्ते पीछे हट रही थी और फिर भागने हुए बाहर चली गई। उसे जाते हुए देखकर उसकी तरफ लिपका था और इसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता था और ज़रूर तमाशाई बनी इन्हें देख रही थी।
जिसे यकीन था वो वहीं गई होगी। वो इस वक्त गार्डन के एक कोने में बैठी थी। वही जगह थी जहाँ पहली मर्तबा वो शामिर के साथ आई थी। वो ज़ोर शोर से रोने लगी। हाथ पर वो चौंकी नहीं, पर वो जानती थी वो कौन था। उसने सर उठाकर देखने की कोशिश नहीं की। वो छोटे छोटे कदम उठाता सामने आकर घुटनों के बल बैठ गया। मैं तुम्हें कोई सफाई पेश नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ अनीसा। मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, बस ये समझ लो कि जिंदगी मुझसे तंग आ गई है। शायद इसलिए मुझसे मेरी जिंदगी की वजूहत आस्ता आस्ता रफ्ता रफ्ता छिन रही हैं। मैं पिछले एक साल से न करता गुनाह की सजा काट रहा हूँ जो मेरी जात पर एक दब्बा है। अब एक बार फिर मेरे अपनों ने ही मेरी जिंदगी में जहर घोल दिया। खैर तुम जाना चाहती हो तो जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, मगर मैं इतना जरूर कहूंगा अनीसा, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने एक साल पहले भी बाबा से ये अल्फाज बोले थे, उन्होंने यकीन नहीं किया, मगर मुझे तुमसे अनीसा, मैं एक दफा फिर कहता हूँ मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं। वो खड़ा हुआ वापसी के लिए मुड़ा ही था जब वो बोली, पसंद करने लगी थी मैं तुम्हें, तुमसे दूर जाने का तस्वुर भी मुझे मुश्किल लग रहा था, मगर मगर अब मैं क्या करूँ शामिर। एक वो शख्स है जिसे मैंने दिल की गहराइयों से चाहा, और एक वो जिसकी कशिश मुझे अपनी जानिब खींचती है। वो एक जो अपना होकर भी अजनबी था, और एक वो जो अजनबी होकर भी अपना अपना सा लगता था। तुमने मुझे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। तुम कौन हो शामिर के उमर, मेरी जिंदगी का मजाक बना दिया तुमने। एक ऐसी मोहब्बत है तुम्हारी जिसने मुझे महज एक कठपुतली बना दिया है। शामिर ने मुड़कर एक नजर इसको देखा, फिर शिकस्ता कदमों से वापस हट गया था। वहां से हट गया था। आज की रात इन पर भारी थी। दोनों ने आज बहुत कुछ खोया था। आज फिर वो चली गई। शायद इसकी जगह कोई और होता तो वो यही करता। वो चाहते हुए भी इसे रोक न सका। आज उसके पास जीने की आखिरी वजह भी खत्म हो गई थी, तो चली गई, मगर इसके लिए बहुत से सवाल छोड़ के अपने किसी गुनाह की सजा काट रहा था। निसा से मोहब्बत के जुर्म की, से फराज से बचाने के जुर्म की, या फिर इसका इलाज करवाने और दुनिया की नजरों से बचाने के लिए मास्क को लाने के जुर्म की। इन सवालों का जवाब जानने के लिए ये जानना जरूरी था कि फराज ने निसा को कैद क्यों किया। इस रात निसा और फराज के दरमियान क्या झगड़ा हुआ था, इसे अच्छी तरह याद था। इस दिन वो मार्केट गई हुई थी, कुछ चीज़ें लेने के लिए वापसी के लिए गाड़ी के पास आई तो दरवाज़ा खुला था। उसे याद आया वो गाड़ी लॉक करके गई थी, और हैरान परेशान होती वो गाड़ी में आकर बैठी थी। तो इस वक्त किसी ने इसके मुंह पर रुमाल रख दिया। इसने रुमाल हटाना चाहा, मगर वक्त काफ़ी गिरफ्त काफ़ी मजबूत थी। वो अपने आवाज़ खो गई थी। सामने का मंजर धुंधला हो रहा था। इसके बाद इसने खुद को इन चार दीवारी के दरमियान पाया। पहले तो बहुत रोई, खौफ ज़दा भी हुई थी और परेशानी भी, मगर आस्ता आस्ता इन सब की आदी हो गई। उसे दिए जाने वाले खाने में मौजूद गोलियां, नींद की गोलियां से इनका आदी बना रही थी। यहाँ से इसका इम्तिहान शुरू हुआ। सब्र, अजियत, दुख के हकीकी मायने से इसे इन इस दिन पता चले थे। एयरपोर्ट से वो टैक्सी में बैठ के इसने अभी तक घर में किसी को भी नहीं फोन करने की कोशिश ना की थी। अब जाने सबको इसे देख कर कैसे रिएक्ट करता है। टैक्सी घर के सामने आकर के अपना सामान समेट कर नीचे उतरी। जाने आगे क्या होने वाला था। डरते डरते आगे बढ़ी और बेल बजाई। लीजा ने दरवाजा खोला। उसे देख के चुप कितनी देर खामोश रही। अनिसा, तुम? वो हैरानगी से बोली थी। हाँ मैं, वो गहरी सांस लेकर बोली थी। अलीजा ने, क्या मुझे अंदर नहीं आने दोगी? उसकी बात काट के बोली थी। हाँ आजा। उसने अंदर आने का रास्ता दिया। वो अंदर आई और एक भरपूर नजर सब पर डाली। सब कुछ वैसे का वैसा ही था। सर झटक कर वो उसके हमरा लॉन्च में दाखिल हुई थी। वहाँ सब मौजूद थे। सारा, समीर, मामा। वो दरवाजे पर ही रुक गई थी। माहौल में से खामोशी छाई हुई थी। अनीसा ने हैरत से देख रही थी। सबसे पहले मामा उठी और इसकी जाने पड़ी। वो बहुत कमजोर लग रही थी। अनीसा भी सूजी हुई सफेद कलर की शलवार कमीज पहने, वो बहुत परेशान और परेशान लग रही थी। इसे लगा वो उसे मारेंगे, धक्का देकर घर से निकाल देंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके करीब आके बोली, कहाँ चली गई थी तुम? वो कुछ नहीं बोली, बस खामोशी से उन्हें देख रही थी। बोलो, कहाँ थी तुम? अगर चली गई थी तो तुम अब क्या लेने आई हो? और रोने लगी। अनीसा हैरान परेशान देख रही थी। जाओ अनीसा, वापस चली जाओ, यहाँ से आई हो, इस घर में तुम्हारा कोई हमदर्द नहीं। सुतेले बहन भाई, सुतेली माँ, वो खोए हुए लहजे में बोली थी। इसकी बात पर अनीसा ने चौंके तो देखा। अली से सारा, समीर साहब, पापा कहाँ पर है? वो बोली। इसकी आंखों में कोई क्या कुछ ना था, खौफ, हैरत, सब परेशानी, खदशे। तुमने बहुत देर कर दी निशा, बहुत देर कर दी, मामा बोली। तो वो अपने खदशात की नफी करते हुए इनकी तरफ मुतवज्जा हुई। पापा कहाँ पर हैं? वो ठीक तो है ना? इसे अपने ही अल्फाज कमजोर लग रहे थे। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? वो रोने लगी। अनीसा, पापा की डेथ हो गई है। जवाब लीजा की तरफ से आया था। इनके पैरों तले जमीन निकल गई थी। वो साकिन नजरों से सब देख रही थी। ऐसा नहीं हो सकता, तुम सब झूठ बोल रहे हो। ऐसा कैसे हो सकता है? वो सब मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? वो नफी में सर हिलाते हुए बोली थी। अनीसा, लीजा ने चीखी थी। वो बेहोश हो गई थी। पापा चले गए पिछले हफ्ते, इनकी डेथ हुई है। अपने आखिरी लम्हों में भी उन्होंने तुम्हें बहुत याद किया। हर वक्त इनकी जुबान पर एक ही बात होती, मुझे अनीसा से मिलवा दो, मगर तुम इसने बात अधूरी छोड़ दी। अनीसा, तुम्हें इस बात का गिला था ना कि मामा तुमसे प्यार नहीं करते? मुझे तो पता नहीं कि वो तुमसे प्यार करती हैं या नहीं, मगर ये जरूर पता है कि पापा तुमसे बहुत प्यार करते थे, हम सबसे ज़्यादा। वो तुम्हारे लिए बहुत परेशान थे। वो इसे बता रही थी। वो बैकग्राउंड के साथ एक लगाए बैठी थी। वो मुसलसल रोती जा रही थी। अनीसा, तुम कहाँ थी? तुम चली क्यों गई थी? मैं कहाँ थी अलीज़ा? मुझे खुद नहीं पता। साफ साफ कहो अनीसा, तुम कहाँ थी? कैद में थी, वो बोली थी। कैद? क्या मतलब? मैं समझी नहीं। अनीसा ने रुख मोड़ कर से देखा और फिर इसका जब्त उठ गया। उसे सब कुछ बताते चली गई। वो हैरत से देख रही थी। सारी बातें सुनने के बाद वो बोली थी, अनीसा, तुम्हें वाकई लगता है कि शामिर ने तुम्हें किडनैप करवाया था? मुझे लगता नहीं, मुझे पूरा यकीन है। अलीसा प्लीज, मैं अब इस बारे में बात नहीं करना चाहती। उसकी बात काटते हुए बोली तो सर हिलाकर उठ खड़ी हुई थी। ठीक है, तुम आराम करो। वो जाने लगी थी कि निशा चौंकी। अलीसा, तुम्हारा पाँव? अलीसा ने मुस्कुरा के उसे देखा, बोली थी, हाँ बिल्कुल ठीक है, पापा ने ऑपरेशन करवा दिया था।
वो बोली। अनीसा ने इस गौर से इसका चेहरा देखा, बहुत बदल गई थी। इसके लंबे बाल वो शानों तक छू रहे थे, चेहरा भी निखरा हुआ था, काफी अच्छी लग रही थी। वो जब से आई थी इस घर के अफराद के रवैये देखकर हैरान हो रही थी। समीर से बात करना भी गवारा न करता था, फिर रोज इसका हालचाल पूछता और घंटों से बैठा बातें करता रहता। और मामा से भी इससे बहुत अच्छे तरीके से बातें करती थी। इससे बातें करते और इन बातों में जिक्र पापा का ही होता था। लीजे तो इसके हर गम की साथी थी, इसकी सबसे प्यारी बहन। बस सारा का बर्ताव कुछ अजीब सा था। अगर वो इसे बुलाने की कोशिश करती तो जवाब के देने की बजाय तन पर बड़ी नजरों से उसे देखती, या फिर ऐसा जवाब देती कि वो अपना समूह बना के रह जाती। इस वक्त वो अपने कमरे की खिड़की के सामने बाहर लॉन को देख रही थी, जब कोई कमरे में दाखिला हुआ। इसने चौंक कर देखा, ये दिलावर था। आपको अंदर आने की इजाजत किसने दी? वो गुस्से से बोली। अंदर ही अंदर वो काँप रही थी। "अरे मेरी जान, मैं तो तुमसे मिलने आया हूँ। कितना अरसा हो गया तुमसे मिलते हुए, तुम्हारा कुछ पता नहीं चल सका।" दिल के हाथों मजबूर होकर आ गया। वो कमरेंगी से ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला था। अनीसा को घबराहट महसूस हो रही थी। "दफ़ा हो जो यहाँ से जलील आदमी।" वो गुस्से से बोली। उसने सर उठाकर देखा। इससे पहले कि वो कुछ कहता, दरवाज़ा खोलकर सारा अंदर दाखिल हुई थी। "मामू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं?" वो बोली थी। "हाँ, वो अनीसा से मिलने ही आया था।" वो खुद को कंपोज़ करते हुए बोला था, जबकि हनीका हकारा भरी नज़र से देख रही थी। "तो मिल लिया, अब चलें?" सारा ने कहा था। "तुम चलो, मैं आता हूँ।" दिलावर ने इशारा किया था। "मामू, मैं आपसे कह रही हूँ ना, चलें नीचे।" सारा गुस्से से बोली। तो पहले वो हैरान हुआ, फिर एक नज़र उस पर डालता हुआ चला गया। सारा भी वहाँ से चली गई तो उसने ठंडा सांस ली थी। इस दिन के बाद दिलावर का आना-जाना बढ़ गया था, मगर वो पहले की तरह से तंग नहीं करता था, बल्कि नज़रअंदाज करके गुज़र जाता। ये सब अनीसा के लिए हैरान कौन था? शायद सारा ने मामा को बताया होगा। वो सोचती थी। इस दिन भी वो टीवी लाउंज में बैठी टीवी देख रही थी जब मामा टीवी लाउंज में दाखिल हुई। उसे बैठे देख हल्का सा मुस्कुराया, इसके पास आकर बैठ गई। "अनीसा, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है।" "जी, कहें।" "वो बात दरअसल ये है कि दिलावर तुमसे शादी करना चाहता है।" और कितनी देर तक बोल ना सकी, बस हैरानगी से देखती रही थी। "देखो अनीसा, इनकार मत करना, हम अब मज़ीद तुम्हें इस घर में नहीं रख सकते। जब तुमसे तुम आई हो, खानदान वाले तरह-तरह की बातें बना रहे हैं, यही बेहतर है कि तुम शादी कर लो।" "मगर मामा, मैंने दिलावर से शादी नहीं कर सकती।" वो दबे-दबे गुस्से से बोली थी। "तो फिर किससे करना चाहती हो?" "पता नहीं, मगर मैं दिलावर से शादी किसी सूरत नहीं करूँगी।" वो गुस्से से कहती वहाँ से चली गई। जिस दिन से इसने मामा को दिलावर से शादी से इनकार किया था, घर में सबका रवैया इसके साथ अजीब-सा हो गया था। हर कोई इसे खींचा-खींचा रहता था, सबसे ठीक से बात भी नहीं करता, और मम्मा तो इसे देखते ही मुँह मोड़ लेती। दिलावर का आना-जाना बंद हो गया था। पहले तो वो नज़रअंदाज करती रही, मगर फिर लीज़ा के रवैये भी तब्दील थे। मैं भी तब्दीली देखकर वो हैरान रह गई थी। "देखो अनीसा, मुझे नहीं लगता कि मम्मा गलत कह रही हैं, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हें इस वक़्त किसी मज़बूत सहारे की ज़रूरत है।" लीज़ा इसे समझाते हुए बोली थी। लीज़ा मम्मा सिर्फ़ शादी की बात नहीं करती, बल्कि दिलावर से शादी की बात कर रही हैं। निशा इस दिलावर पर ज़ोर देते हुए बोली थी। तो रीज़ा ने कहा था, तो तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? निशा ने इसे घूरा था। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं दिलावर से हरगिज़ शादी नहीं करूँगी। तुम्हें क्या लगता है निशा कि तुम्हारे लिए रिश्तों की लाइन लगी है, जिस पर उँगली रखोगे तुम्हारे नसीब में लिख दिया जाएगा? नहीं निशा, दाग जो तुम्हारे दामन पर लगा, इसे कैसे साफ़ करोगे? क्या जवाब दोगे ज़माने को? 1 साल क्या गुज़ार कर आई हो? कौन देगा तुम्हारी पाक-दामनी का सबूत? माफ़ करना निशा, अगर ये हकीकत सच है, खुदा का शुक्र करो तुम्हें दिलावर जैसा शख़्स मिल रहा है। हमारे माशरे में एक रात की एक गायब लड़की को कोई कबूल नहीं करता, और तुम फिर कहते-कहते वो चुप हो गई। जबकि अनीसा इसकी बातें सुनकर शश रह गई थी। लीज़ा वहाँ से हट गई थी। वो बेड पे बैठ के लीज़ा का क्या कह कर गई थी? क्या कुछ गलत कहा? शायद नहीं, सब कुछ ठीक ही तो कहा था। आईना दिखा कर गई है मुझे। मगर मुझे अब क्या करना चाहिए? दिलावर से शादी, या अल्लाह मैं क्या करूँ? दिलावर से शादी नहीं करूँगी तो मम्मा के तेवर देख के लगता है मुझे घर से निकाल देंगी। अब क्या करूँ मैं? आगे गुआ पीछे खाई है। अगले दिन नाश्ते के टेबल पर काफ़ी तवक्का वो भी मौजूद थी। सबने हैरानगी से उसे देखा, मगर खामोश ही रहे थे। नाश्ते के बाद चाय सर्व करते हुए तो वो अपना गला खंगालते हुए बोली थी, "मामा, मैं दिलावर से शादी के लिए तैयार हूँ।" मम्मा अलीज़ा सारा समीर हैरत से देख रहे थे। मम्मा का चेहरा खुशी से खिल उठा था। "तुम सच कह रही हो?" वो हैरत से और खुशी के मिले जो तासुरात से बोली। जी, इसने इस बात में सर हिलाते लीज़े समीर भी मुस्कुरा दिए थे। "थैंक यू बेटा, खुश कर दिया तुमने मुझे।" वो बेख्तियार उठ के इसके पास आके बोले, गले लगा लिया। सभी खुश लग रहे थे, मगर सारा अजीब नज़र से उसे देख रही थी। इसका अंदाज़ इसको खटक रहा था, जाने इसे क्या हो गया था। इसने गौर से उसे देखा, फिर नज़र चुरा ली। "अनीसा, मेरे कमरे में आना, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है।" वो अपने कमरे में जा रही थी जब मम्मी ने कहा। इसने धीरे से इस बात में सर हिलाया। जी, वो बोली, "इधर आओ, मेरे पास बैठो।" उन्होंने बेड की तरफ इशारा किया। वो खामोशी से बैठ गई थी। "मैंने तुम्हें बताना था कि अगले जुम्मे को तुम्हारा दिलावर का निकाह है। तुम्हें कोई इतराज़?" अगले जुम्मे वो चौंकी। "मम्मा, इतनी जल्दी? मेरा मतलब है अभी पापा की डेथ को महीना भी नहीं हुआ।" और आप वो हैरानगी से बोली, "फिर ऐसा करते हैं अगले महीने की 5 तारीख रख लेते हैं। अब तो तुम्हें कोई मसला नहीं है ना?" "ठीक है मम्मा, जैसे आपकी मर्ज़ी।" इसने सर झटकर बाहर आ गई। शादी की तैयारियाँ शुरू हो चुकी थी क्योंकि सादगी से निकाह हो रहा था। फिर भी कुछ इंतज़ाम तो करने थे। आज लीज़ा इसे ज़बरदस्ती बाज़ार लेके गई थी, और पिछले 3 घंटे से वो बाज़ार में ही ख़वार हो रहे थे। "लीज़ा, बस भी करो, बहुत थक गई हूँ मैं।" अनीसा थके-थके अंदाज़ में बोली थी। "अरे, अभी से थक गई हो? अभी काफ़ी शॉपिंग रहती है।" लीज़ा ने हैरत से उसे देखते हुए बोली थी। "नहीं, मैं मज़ीद नहीं चल सकती, बहुत थक गई हूँ, मुझे भूख भी लगी है।" "अच्छा, फिर ऐसा करो, सामने वाले रेस्टोरेंट में जाकर बैठो और खाना ऑर्डर करो। मैं बाकी का काम निपटा कर आती हूँ।" लीज़ा ने कहते हुए रेस्टोरेंट की तरफ इशारा किया। "ठीक है, मैं जा रही हूँ, तुम बाकी की शॉपिंग करके आ जाना।" अनीसा ने इस्पात से जाते हुए कहा, और रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ गई। वो एक कोने वाली मेज़ पर बैठ के, रेस्टोरेंट में ज़्यादा लोग ना थे, इसने सोचा लीज़ा आएगी तो खाना ऑर्डर कर देगी। अपने मोबाइल में की तरफ मुतवज्जा थे, बिला वजह इसके बटन प्रेस करने लगी। "कैसी हो अनीसा?" आवाज़ पर इसने हैरत से सर उठाकर देखा। वो सना थी। "मैं बिल्कुल ठीक हूँ।" गड़बड़ा गई। "तो सुनाओ, यहाँ कैसे हो? मास्को से कब वापस आई?"
वो बेतकल्फी से इसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई थी। 1.5 महीना हो गया है, इसने कहा था। शामिर भी आया है, पुरजोश अंदाज में बोली थी। क्यों, इसे क्या कैसे आना चाहिए था, तंज़ी अंदाज में बोली थी। तो वो नहीं आया, हिना ने कहा था। वो समझ नहीं पाई कि वो तंज कर रही है या पूछ रही है। नहीं, वो मेरा इससे कोई तल्लुक नहीं, मैं मज़ीद इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। अनीसा ने सख्ती से बोली थी। मतलब तुमने तुमने इसे छोड़ दिया? हिना बेयकीनी से देखते बोली थी। हाँ, तुम ऐसा कैसे कर सकती है? हिना सदमे से बोली थी। सवाल तुम इससे क्यों नहीं पूछा कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी ज़िंदगी का मज़ाक बना दिया इसने। तो तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं इसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? वो गुस्से से तान-तीस कर बोली। हिना ने अफ़सोस से देखा। इसने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, बल्कि तुम्हारी वजह से इसका सब कुछ दाँव पर लग गया है। सब कुछ खो दिया इसने, घर, रिश्ते, माँ-बाप, बहन, सब कुछ है। तुम इसे ब्लेम नहीं कर सकती, तुम इसकी वकालत करने आई हो। अनीसा लापरवाही से बोली थी। मैं इसकी वकालत करने नहीं आई अनीसा, तुम्हें तस्वीर का दूसरा रुख दिखाने आई हूँ जो अभी तुम्हारी नज़रों से ओझल है। मैं सब जानती हूँ। क्या जानती हो? यही कि मेरी किडनैपिंग से लेकर मॉस्को के सफ़र के पीछे शामिर का हाथ था। वो बोली। हिना को इस बेवकूफ़ लड़की की बातें सुनकर अफसोस हुआ। कुछ नहीं जानती तुम, कुछ भी नहीं। शामिर था जिसने तुम्हें फराज के चंगुल से बचाया। इसकी बात पर अनीसा ने सर उठाकर हिना को देखा। वो शर्ट रह गई थी। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। फराज नहीं, इसने नफी में सर हिलाया। तुम शामिर को बचाने के लिए फराज पर इल्ज़ाम लगा रही हो। मुझे भी यही लगा था, मगर फिर ज़रगुल, ये मत भूलो कि ज़रगुल फराज की बहन है। अनीसा हिना इसकी बात काट के बोली थी। मैं ये भी कैसे भूल जाऊँ कि तुम शामिर की दोस्त हो? वो दूब-दूब बोली थी। हिना ने इसकी तरफ देखा, फिर खुद को कंपोज़ करते बोली थी। देखो अनीसा, इस वक़्त मैं शमीर की दोस्त होने के नाते नहीं, इंसानियत के नाते तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। शामिर ने तुम्हें फराज के चंगुल से छुड़वाया। मुझे नहीं पता कि फराज ने ऐसा क्यों किया। शामिर का कहना था कि तुम अच्छी तरह जानती हो कि फराज ने ऐसा क्यों किया। अनीसा ने नज़र चुराई थी। इस रात वो तुम्हें हमारे घर लाया था। तुम्हारी हालत बहुत ख़राब थी। जो हादसात तुम्हारे साथ हुए थे, इनकी वज़ह से तुम काफ़ी ज़ख्मी थी। इन्हीं दिनों शामिर के वालिदैन ने शामिर को घर से निकाल दिया। जानती हो क्यों? क्यों? वो सवाली नज़र से देखने लगी। क्योंकि वो भी समझते थे कि शामिर तुम्हें भगा कर ले गया, इसे जायदाद से आग करती और घर के दरवाजे में शक्लें बंद हो के। ये सब किसने बताया? मामू को। वो बोली थी। तुम बेहतर जानती हो। हिना ठंडी सांस लेकर खर्च करते हुए बोली थी। फराज अनीसा के मुंह से निकला। हिना ने कंधे उचका दिए थे। शायद इसके बाद वो बहुत डिस्टर्ब रहने लगा। ऊपर से तुम्हारे रवैये ने भी इसे बहुत परेशान कर दिया। और रही सही कसर तुम्हारे पापा ने पूरी कर दी। उन्होंने भी तुम्हारे किडनैपिंग का जिम्मेदार शामिर को ठहराया था। शामिर फँस चुका था, इसलिए वो तुम्हें लेकर मॉस्को चला गया था। इसने मुझे पापा के हवाले क्यों नहीं किया और सच क्यों नहीं बताया? अनीसा ने पूछा था। शामिर ने तुम्हें तुम्हारे पापा के हवाले इसलिए नहीं किया कि वो तुम्हें खोना नहीं चाहता था। उन्होंने सच इसलिए नहीं बताया कि वो अस्पताल में थे। बाद में तुम्हारी तरह उन्होंने भी इसे सफाई देने का मौका नहीं दिया। वो खामोश रही थी। अब बताओ, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि शामिर गलत था? हिना ने कुछ उसकी आंखों में नमी इतर आई थी। ज़रूर ने मुझसे झूठ बोला। वो कहती थी कि शामिर मुझे मॉस्को इसलिए लेकर गया कि मुझे सच्चाई को पता ना चल सके कि शामिर ने मुझे वो रो दी थी। सच्चाई ये है कि तुम्हारी किडनैपिंग का जिम्मेदार फराज है। वो शामिर तुम्हें खोना नहीं चाहता था, इसलिए यहाँ ले आया। मगर वो जाते हुए ये कहकर गया था कि जिस दिन तुम्हारी हालत ठीक होगी वो तुम्हें सब कुछ बता देगा। फिर फैसला होगा तुम्हारा होगा। इसके साथ रहना चाहो तो ठीक है, वरना तुम्हें वापस भेज दूंगा। इसने मुझे तो बताया क्यों नहीं कि वो शामिर है। ऐसा लगा अभी तुम ठीक नहीं हो, बाद में बताएगा। शायद इसकी गलती यही थी, इसे बताना चाहिए था। वैसे वो बताने वाला था, मगर दरगुल ने सब कुछ खराब कर दिया। अनीसा की आंखों से आंसू जारी थे। इसी वक्त उसे सामने से आती लीजा नजर आई। उसने जल्दी से आंसू पोंछे थे। सॉरी अनीसा ने, मैं थोड़ी देर बोलते हुए अचानक अलीसे की नजर हिना पर पड़ी। उसने सवाल नजर से देखा था। ये मेरी कॉलेज फेलो है, अभी इत्तेफाकन मुलाकात हुई है। अनीसा ने बात बनाई थी। हिना थोड़ी हैरान हुई मगर बोली कुछ नहीं। अलीसा ने इसे सलाम किया था। अच्छा अनीसा, मैं चलती हूँ। हिना उठ खड़ी हुई थी। अनीसा की फ्रेंड हो, आप इसे अपने निकाह पर इनवाइट नहीं करोगी? अलीसा ने अचानक कहा तो हिना ने चौंक कर देखा था। अनीसा खामोश रही थी। निकाह अभी तक हैरान थी। हाँ, परसों अनीसा का निकाह है, एक सादा सी तकरीब है, घर में आप भी जरूर आइएगा। अलीसा ने खुश दिली से कहा था। इन्होंने अनीसा की तरफ देखा। वो खसपार चढ़ा लिए खड़ी थी, शायद अपने आंसू को रोकने की कोशिश कर रही थी। अच्छा मैं चलती हूँ ना, कह के चलेगी? अलीजा इसकी जाने में तवज्जो दे रहे। तुमने अभी तक खाना ऑर्डर नहीं किया? वो हैरत से देखते हुए बोली थी। अलीजा मुझे भूख नहीं है, काफी देर हो गई है, मेरा ख्याल है हमें घर चलना चाहिए। हाँ, अभी एक घंटा पहले तो तुमने भूख का शोर मचाया था। वो हैरान हुई थी। तुम चल रही हो या मैं अकेली चली जाऊँ? चलते हैं, आप खाना तो खा लो। अलीजा ने हैरानगी से देखते हुए बोली थी। ठीक है, तुम यहाँ बैठ खाना खाओ, मैं जा रही हूँ। अनीसा ने गुस्से से कहते दरवाजे की तरफ बढ़ी। अलीजा इसे जाते हुए देख कर इसकी जानिब लिपटी थी। घर आते ही वो अपने कमरे में बंद हो गई। इसका सर दर्द से फट रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। हिना की बातों ने उसे पर हैरान परेशान करके रख दिया था। जो कुछ भी उसके साथ हुआ था, इसमें शामिर का कोई हाथ ना था। इसके कानों में शामिर की आवाज़ गूंजी थी। मैं एक दफ़ा फिर कहता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। इसका लहज़ा टूटा हुआ था, आज भी याद है। इसकी आँखों में बेख्तियार आँसू आए थे। मैंने तुम्हें खो दिया, मैं बहुत बुरी हूँ शामिर, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरी हूँ। वो रो रही थी, मगर यहाँ कोई ना था जिसकी बात सुनता, इसके आँसू पोंछता। आज इसका निकाह था, इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन। निकाह का जोड़ा ज़ेवर सब कुछ बेड पर बिखरे हुए थे। इसके हाथों में मेहंदी लगी हुई थी और खिलाफ़ तवक्कुह इसकी मेहंदी का रंग भी काफ़ी तेज़ था। जिसे देखकर वो तल्ख़ी से मुस्कुराई थी। इस वक़्त वो आईने के सामने बैठी थी। अभी थोड़ी देर पहले मेहमानों ने आ जाना था, इसका निकाह हो जाना था। मगर क्या वो इस निकाह के लिए दिल से राज़ी थी? क्या वो दिलावर जैसे शख्स के साथ गुज़ारा कर सकती थी? मगर ये सब इसने पहले क्यों नहीं सोचा? वो दिलावर से निकाह कर लेती, इसके साथ समझौता भी कर लेती, मगर काश हिना इसे इससे दिल न मिली होती, इसे सारी सच्चाई से नावाकिफ़ रहने देती। अब क्या जानने के बाद वो ये निकाह कर सकेगी? कितनी देर सोचों के तसल्सल में खोए रहने के बाद वो एक नतीजे पर पहुंची। काम थोड़ा मुश्किल था, मगर इससे
मगर इससे इसकी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाती। अलीसा ने कहा का वक्त होने वाला है, जाओ देखो अनीसा तैयार हुई है कि नहीं, थोड़ी देर तक मेहमानों ने भी आ जाने हैं। मम्मा ने अलीसा से कहा तो इस बात में चले जाती हुई अनीसा के कमरे में आई थी। वो कमरे में दाखिल हुई थी और टटक गई थी। निकाह का जोड़ा जमीन पर पड़ा था और पूरे कार्पेट पर जेवर और चूड़ियां बिखरी हुई थी। उसने फटी हुई आंखों से देखा और आंखें इधर उधर घुमाई, अनीसा को ढूंढा। वो सामने सोफे पर घुटनों में सर दिए बैठी थी। आहट पर उसने सर उठाकर अलीसा को देखा। उसकी आंखों में ऐसा कुछ था जिसने उसे चौंका दिया। अनीसा ये सब क्या है, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई, ये कपड़े इस तरह क्यों फेंक दिए हैं। अलीसा ने अपने कशाफ की नफी करते हुए जमीन से चीजें उठाते हुए कहा था। वो खामोश रही। अनीसा ने तुमसे कुछ पूरी हूँ। अलीसा ने कपड़े उठाकर बेड पर रखे, उसके पास आकर बोली मुझे निकाह नहीं करना। अलीसा इसकी बात सुनकर वो शश रह गई। इसे लगा इसने शायद गलत सुना है। क्या कहा तुमने? मुझे निकाह नहीं करना। आपकी बार उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली थी तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? होश में तो हो। अलीसा ने सिर झंझोड़कर खड़ा किया था। अनीसा मेहमानों के आने का वक्त होने वाला है। घंटे 2 घंटे में तुम्हारा निकाह हो जाता और तुम अलीसा की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसका दिल चाह रहा था इसके मुंह पर थप्पड़ दे मारे। जस्ट शट अप अलीसा, मुझे तुम्हारी किसी बात की कोई परवाह नहीं है। मैं तुम्हें बता रही हूँ मुझे ये निकाह नहीं करना तो नहीं करना। वो खुद को ऐसे छड़वाते हुए बोली थी। इसी वक्त मम्मा भी कमरे में दाखिल हुई थी। मम्मा, वो अलीसा ने कुछ कहना चाहा मगर उन्होंने हाथ उठाकर रोक दिया। रास्ते से चलते उसके पास आई। अनीसा ने देखा वो उसकी नजरें फेर ली थी। क्या कहा तुमने? निकाह नहीं करोगी? नहीं, वो बोली। मम्मा ने पूरी कुव्वत से एक थप्पड़ इसके मुंह पर जड़ दिया। अलीसा तमाशे बनी खड़ी थी और लड़खड़ाई मगर बर वक्त संभल गई। एक दफा फिर कहना। क्या कहा तुमने? उसे सीधा करके झंझोड़ते बोली थी। जान से मार दूंगी अगर दोबारा ये लफ्ज तुम्हारी जुबान से आए तो। मुझे कोई परवाह नहीं है। बस की आंखों में आंखें डाल के बोली थी। देखो अनीसा, ये बेवकूफाना बातें बंद करो। मेरी बच्ची जल्दी से तैयार हो जाए, ऐसे मत करो। क्या क्या दिलावर ने कुछ कहा है? अगर इसने कोई गलती की है तो तुमसे माफी तो मैं इससे तुमसे माफी मंगवाती हूँ, मगर प्लीज एन वक्त पर इनकार मत करो। उसे कुछ कहते हुए बोली थी। अनीसा का चेहरा देख रही थी। इसे इन पर तरस आ रहा था मगर नहीं, वो कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। ये इसकी जिंदगी का सवाल था। आई एम सो सॉरी, मुझ पर आपकी बातों का असर नहीं होगा। मैंने आपको कह दिया मुझे ये निकाह नहीं करना तो नहीं करना। वो कुछ देर इसका चेहरा देखती रही, फिर उन्होंने इसे मारना शुरू कर दिया। इन पर एक जुनून सवार था। अनीसा मार खाती रही, वो इसे बुरी तरह पीट रही थी। अलीसा को होश आया तो वो रोती हुई इनके पास आई। मुश्किल माँ को अलग किया था। मामा प्लीज बस करे। वो अनीसा रोती से सकती हुई दीवार से जा लगी। इसी वक्त दिलावर अंदर दाखिल होता। क्या आप ही क्या बात है? वो बोला तो फिर इसकी नजर दीवार के साथ लगी रोती हुई अनीसा पर पड़ी थी। इसके गालों पर थप्पड़ों के निशान, होंठों से खून बह रहा था। होना क्या है, बेगैरत निकाह से इनकार करिए। मम्मा गुस्से से हाँफते हुए बोली तो सामने थके थके अंदाज में बैठ गई। क्यों, अब क्या मसला हो गया? वो गुस्से से इसकी तरफ देख के बोला था। अल्लाह जाने अब क्या चाहती है ये लड़की। एक बात कान खोल कर सुन लो अनीसा, निकाह होगा और इसी वक्त होगा, चाहे इसमें तुम्हारी मर्जी शामिल हो या ना हो। वैसे खबरदार करने वाले अंदाज में बोला है। इसे अपने सामने खड़ा देखकर अपने आंसू पोंछते हुए उठ खड़ी हुई थी। तो ठीक है, जो करना है कर लो, मैं भी देखती हूँ ये निकाह मेरी मर्जी के बगैर कैसे होता है। मेरी मर्दानगी को मत ललकारो अनीसा, वो उंगली उठाकर बोला था। एक लड़की पर अपनी मर्दानगी का रोक डालना मर्दानगी नहीं, बुजदिली है। बुजदिली होती है तुम जैसे नीच इंसान। वो भी बात भी पूरी ना कर सकी थी, किसने जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। उसे जोरदार धक्का दिया। वो लड़खड़ा कर गिरने ही वाली थी कि किसने इसे थाम लिया और जोर से इसे के सीने से टकराई थी। अपने आवाज़ों पर काबू पाते हुए उसकी नजर सामने उठी थी सारा पर पड़ी और फिर वो चौंकी से सर उठाकर देखा। वो हैरान रह गई। वो और कोई नहीं, शामिर था। शामिर। अनीसा बिना पलके झपकाए इसकी तरफ देख रही थी। शामिर ने दोबारा इसकी तरफ देखा, हाथ बढ़ाकर इसके होंठ के किनारे पर लगा खून साफ किया। वो बेख्तियार रोने लगी। इसने उसके आंसू साफ किया और खुद से अलग किया और आगे बढ़कर एक जोधा थप्पड़ दिलावर के मुंह पर दे मारा। हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? शामिर गुस्से से बोला था। तेरी तो इससे पहले दिलावर कुछ करता। मम्मा आगे बढ़ी और दिलावर को पीछे किया। 1 मिनट दिलावर, तुम यहाँ से जाओ। आप ही है दिलावर, मैं तुमसे कह रही हूँ ना, जाओ यहाँ से। वो कुछ कहने वाला था जब सादे बेगम फिर से बोली। वो गहरी सांस लेता और नफरत भरी निगाहों से शामिर को देखता बोला, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कहता वहां से चला गया। इसके जाने के बाद मम्मा इसकी जाने मतवज्जा हुई। हाँ तो तुम बताओ क्या चाहते हो? अनीसा का छोड़ दें, वो बोला था। इसकी बात पर उन्होंने अनीसा की तरफ देखा जो सारा के साथ खड़ी रो रही थी और सारा से चुप करवा रही थी। अगर मैं ना मानूं तो कोई बात नहीं, मेरे पास और भी बहुत से रास्ते हैं अपनी बात मनवाने के। वो कंतुश कहा गया था मसला। वो थोड़ा हैरान हुई तो शामिर तंजिया मुस्कुराया था। मैं कहना तो नहीं चाहता मगर आप मुझे मजबूर करिए। अब जाहिर सी बात है कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना तो आप पसंद नहीं करेंगी ना। शामिर ने मायने खेजी से कहा तो चौंकी थी। इसकी बातों का मतलब समझ चुकी थी। फिर कुछ सोचते हुए बोली थी, चलो ठीक है, हम आराम से बैठ कर डील कर लेते हैं। शामिर ने हैरानगी से नहीं देखा, फिर कंधे उठाकर आराम से बैठ गया। वो भी इसके सामने सोफे पर बैठ गई थी। मैं अनीसा को इस तरह तुम्हारे साथ कैसे जाने दूं? तुम्हें इससे निकाह करना पड़ेगा। शामिर इसकी बात सुनकर शश रह गया। कमरे के सारे नफूस हैरान रह गए थे। अनीसा ने सर उठाकर शामिर को देखा। शामिर ने अनीसा को, नहीं ये निकाह नहीं हो सकता, हरगिज नहीं। सबसे पहले अलीसा को होश आया था। वह ज़हनी अंदाज में चीखी। अब हैरान होने की बारी अनीसा की थी। मामा सब कुछ जानते पूछते ऐसा कैसे कर सकती है? नहीं, मैं अनीसा को कभी शामिर का होने नहीं दूंगी, कभी नहीं। वो नफरत भरी नजरों से अनीसा को देखते हुए बोली थी जबकि अनीसा हैरत से देख रही थी। मम्मा, शामिर और अनीसा कभी नहीं। अगर इतने पापड़ बेलने के बावजूद भी ये शख्स मेरी जाने मतवजा नहीं हो सका तो मैं इसे अनीसा का कभी नहीं होने दूंगी। वो पागलों की तरह बोल रही थी। अनीसा ने तो अजियत के मारे आंखें बीच रही थी। अलीसा ये इसकी वो हमराज दोस्त थी जिससे इसने सगी बहनों से ज्यादा प्यार किया था, भरोसा किया था, इस पर एतबार किया था और आज वही इसकी खुशियों के बीच सब पर से बड़ा कांटा बनी खड़ी थी। मैं अनीसा से अभी और इसी वक्त निकाह करने को तैयार
करो, शामिर ने कहा तो अलीजा एकदम से चुप हो गई। बेयकीनी से शामिर को देखती रही, फिर तकरीबन भागते हुए कमरे से निकल गई। मम्मा भी देखती रह गई थी, फिर बोली ठीक है समीर समीर कहते उन्होंने समीर को आवाज लगाई। इसकी बात सुनते हुए दौड़ा चला आया था। जी मम्मा, मैंने तुम्हें जो फाइल दी थी वो ले आओ। उन्होंने कहा। उस बात में सकराता मुड़ गया था। थोड़ी देर बाद वो फाइल के हमरा आया था। ये ले, इसने फाइल मम्मा की तरफ बढ़ाई तो उन्होंने फाइल थाम ली थी। शामिर इस वाली नजर से देख रहा था। मैं तुम दोनों का निकाह अभी और इसी वक्त करवा दूंगी। इज्जत से अनीसा को तुम्हारे साथ रुखसत कर देंगे। मगर वो रुकी, अनीसा की तरफ देखा। वो भी उलझी हुई नजरों से देख रही थी। अनीसा को इन पेपर पर साइन करने होंगे। क्या है इन पेपर्स में? शामिर बोला था। शबीर ने अपनी सारी जायदाद अपनी वसीयत में अनीसा के नाम की थी। बस अनीसा को इस पेपर पर साइन करने हैं। इन पेपर्स में क्या लिखा है? शामिर ने अपना सवाल दोहराया। ये कि अनीसा अपनी सारी जायदाद मेरे नाम करती है। उन्होंने अपनी आखिरी मोहरा फेंका था। मामा आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आपके पास सारा बोली थी। अपना मुंह बंद रखो सारा, मामा ने उसे डांटा था। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, शामिर ने नफी में सर हिलाते हुए कहा। अनीसा अपनी जगह से उठी और मामा के पास आकर फाइल चिपटी और पेन खोलकर पागल की तरह साइन कर दिए। अनीसा, शामिर बोला। मगर वो साइन कर चुकी थी। साइन करने के बाद इसने फाइल मामा की गोद में फेंकी। ये ले कर दिए साइन। इतने पापड़ बेलने से अच्छा था कि आप मुझे एक दफा कहती तो मैं कभी इनकार न करती। इस तरह मेरा मजाक तो ना बनाती। आपकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद होती हो जाती है। यही मकसद था ना मेरी दिलावर से शादी करवाने का? कहते हुए फूट के रो दी थी। मैं निकाह का बंदोबस्त करती हूँ। इतना कह के मम्मा कमरे से निकल गई। सारा भी वहां से हटकी थी। तुम्हें साइन नहीं करने चाहिए थे। मुझे ऐसी दौलत नहीं चाहिए शामी जो मेरी जिंदगी बर्बाद करने की वजह बने। सारी फसाद की जड़ी दौलत ही तो थी। वरना मुँह से सर झटक बोली, जबकि शामिर से देखता रह गया था। फिर सब कुछ अफरा तफरी के आलम में हुआ। सारा ने इसे जल्दी से तैयार किया। रेड और सिल्वर कलर का खूबसूरत फ्राक इस पर काफी जच रहा था। हल्के फुल्के से मेकअप के साथ वो बहुत प्यारी लग रही थी। निकाह हुआ और अनीसा शबीर अहमद से अनीसा शामिर मुर्तजा बन गई थी। निकाह में खानदान के बुजुर्ग भी शामिल थे। निकाह के बाद वो सारा के साथ अपने कमरे में आ गई और सोफे पर बैठ के जाने किन सोचों में घूमती के सारा ने पुकारा। क्या सोच रही है? उसके कपड़े जरूरी सामान पैक करी थी। अभी कुछ देर बाद इसकी रुखसती थी। अलीजा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सारा किस लिए मेरे साथ ऐसा किया? क्या? वो खोए हुए अंदाज में बोली। वैसी ही है अनीसा, खुदगर्ज, मतलब परस्त और जालिम। सारा बोली। नहीं सारा वैसी नहीं थी, वो बहुत अच्छी थी, मेरी दोस्त, मेरी बहन, मेरे दुख सुख की साथी। कहते हुए इसका गला रोन गया था। तुम वाकई इतनी बोली हो या नाटक कर रही हो? सारा इसकी तरफ अजीब अंदाज में देखते हुए बोली। क्या मतलब है तुम्हारा? अनीसा ने चौंक कर देखा था। कुछ नहीं अनीसा, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम बहुत सादा हो। अलीजा की चालाकी को समझ नहीं सकी। वो शुरू से ही तुमसे हसद करती थी। सारा ने साफ गोई से जवाब दिया। खैर समझ तो मैं भी कभी नहीं तुम्हें सकी थी। अनीसा ने सारा से कहा था। मेरी भी तुम्हारे बारे में यही राय थी। तुम हर वक्त इससे चड़ेल के साथ होती थी, इसलिए मैं भी तुम्हारी नेचर को समझ ना सकी। खैर वो जैसी भी है मेरी बहन है। सारा अफसोस से बोली। अब कहाँ है वो? अपने कमरे में है, माता मना रही है अपने हार का। सारा नाम मुँह चढ़ा कर बोली। और दिलावर वो तो चले गए हैं, इनका काम जो हो गया था। सारा ने कहा। कैसा काम? उन्होंने तुमसे ज्यादा तुम्हारी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट था, वो मम्मा के नाम होगी। सिमरन का काम हो गया। एक बात पूछो? सारा कुछ कुछ याद आने पर बोली। हाँ पूछो। शामिर को तुमने फोन किया है? इसकी बात सुनकर धीमे से मुस्कुराई। हाँ मैंने फोन किया। तो मानो या ना मानो, अनीसा, सारा तुमसे बहुत प्यार करती है। वो इसके गालों पे चुटकी काटते हुए बोली तो अनीसा के लब पर मुस्कुराहट आ गई थी। सबसे मिलने के बाद वो गाड़ी में आकर बैठ गई। इसके बैठते शामिर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। तमाम रास्ते गाड़ी में खामोशी छाई रही थी। इसने गाड़ी एक होटल के पार्किंग लॉट में पार्क की थी। वो खामोशी से उसके पीछे चलती रही। लिफ्ट के जरिए वो तीसरे फ्लोर पर मुझे उसे एक शानदार कमरे में ले आया था। हम कुछ दिन यही रुकेंगे, फिर वापस मास्को चले जाएंगे। उसने कहा। अनीसा खामोशी से खड़ी रही थी। तुम चेंज कर लो, उसने इस तरफ देखे बगैर कहा। फिर वो वॉशरूम में घुस गया था। अनीसा ने गहरा सांस भर रहा था। फिर रास्ता सा चलती हुई ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खड़ी होगी। अपने जेवरात उतारने लगी। कपड़े चेंज करके वो जैसे बाहर आई, ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा वो तौलिए से अपने बाल खुश कर रहा था। मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, जरा देर हो जाएगी, तुम सो जाना। इतना कहकर उसने तौलिया सोफे पर फेंका और गाड़ी की चाबी लेकर चला गया। अनीसा खाली नजरों से दरवाजे को देखती रही जहां से वो गया था। शादी की पहली रात क्या ऐसा काम मान पड़ा कि बंदा दुल्हन की परवाह न करे। दिल में एक कोख सी उठी थी। इन्हीं सोचों के तसलसल में खोए हुए जाने कब इसकी आंख लगी, इसे पता ही ना चला। सुबह 6 बजे इसकी आंख खुली थी। वो उठकर बैठ गई और बेड पर पड़ा दुपट्टा जल्दी से गले में डाल लिया। इसकी नजर सामने सोफे पर पड़े और वो अपने सोफे पर सो रहा था। वो बेड से उतरी और छोटे छोटे कदम उठाते इसके पास चली आई। वो सो रहा था। सोते हुए इसे इतना अच्छा लगा कि बेख्तियार मुस्कुरा दी। वो काफ़ी देर टटकी बंदी से देखती रही थी। इस वक्त टेबल पर शामिर का फ़ोन बजा था। इसने गर्दन घुमाकर फ़ोन उठा लिया। स्क्रीन पर टीना का नाम जगमगा रहा था। अनीसा को हैरत हुई थी। इससे पहले कि वो यस का बटन दबाता, किसी ने मोबाइल उसके हाथ से छीना। अनीसा ने रुक कर देखा। शामिर गुस्से से देख रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे मोबाइल को हाथ लगाने की? वो गुस्से से बोला। वो मैं जस्ट शट अप। अंदर मेरे फ़ोन को हाथ पे लगाने की कोशिश मत करना। वो बोला। फ़ोन अभी तक बज रहा था। वो फ़ोन की तरफ बजा हुआ यस का बटन प्रेस करता हुआ बालकनी की तरफ चला गया, जबकि अनीसा की आंखों में नमी आ गई थी। शाम में बली तो हिना आए। शामीर ने फ़ोन करके बुलाया और अपने और अनीसा के निकाह के बारे में बताया। बहुत खुश हुए, कुछ नाराज़ भी थे कि इनके होते हुए वो दोनों होटल में रह रहे हैं। शामीर ने बात संभाली। वो लोग रात का खाना खाने के बाद चले गए। शामीर का रवैया इसके साथ वैसा ही था। ज़रूरत से ज़्यादा बात नहीं करता था, इससे पीछे-पीछे रहता और अक्सर इससे डांट भी देता था। अनीसा के लिए इसका रवैया समझ से बाहर था। अगले दिन शाम की फ्लाइट से और अनीसा को मास्को चले जाना था। जाने से पहले इसने सोचा माँ से मिल ले। इसने माँ को फ़ोन किया और घर के करीबी रेस्टोरेंट में मिलने को कहा था।
इन्हें देखकर वो साकित रह गया और पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। इसे देख इनकी आँखों में नमी और होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। शामिल भी आगे बढ़कर इनसे गर्म दृष्टि से मिला। "कैसी हैं आप? तुम्हें देख लिया ना, तब ठीक हूँ," मुस्कुरा के बोली थी। शामिल ने इन्हें बिठाया और खुद भी बैठ गया था। "मुझे तो कहीं से भी ठीक नहीं लग रही, कमज़ोर कितनी हो गई हैं," फ़िक्रमंदी से बोला। "क्या करूँ बेटा, बूढ़ी जो हो गई हूँ।" वो सादगी से मुस्कुराई थी। "अपना ख़्याल रखा करें, अपने अपने लिए ना सही मेरे लिए सही।" उनका हाथ अपने हाथों में लिए बोला था। "और सुनाएँ, घर में सब कैसे हैं?" शामिर ने पूछा था। "सब ठीक है, पापा की 6 महीने पहले शादी की है, आयशा की भी मंगनी तय हो गई है और पापा वो भी ठीक है, पहले की तरह नहीं रहे, वो काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं," वो सख्ती से बोली थी। "ख़ैर तुम बताओ अनीसा कैसी है?" उन्होंने गुफ्तगू का रुख उसकी जानब किया। "ठीक है वो, मैंने पिछले हफ़्ते निकाह कर लिया इससे।" इसने कहा था। "वो फ़ज़ीलत बेगम हक़ा-बक़ा रह गई थी, तुमने निकाह कर लिया, मुझे बताया भी नहीं। हालात ही ऐसे हो गए तो मैं क्या करता? क्या क्या मतलब है तुम्हारा?" वो नासमझी से उसकी तरफ देखते बोली। जवाब में शमी ने सारी बात इन्हें बता दी। "अब कहाँ है वो?" सारी बात सुनने के बाद वो बोली। "होटल में है, कल चले जाएँगे।" शमीम ने बताया था। "इसका ख़्याल रखना शमी, जितनी हो सके इसकी हिफ़ाज़त करना।" कुछ देर इनके दरमियान खामोशी छाई रही थी। "मैं कुछ खाने को मँगवाता हूँ," शामिर कहकर उठ खड़ा हुआ था। वो जानता था कि वो अपने आँसू रोकने की नाकाम कोशिश कर रही है। आज वो 1 साल पर 2 माह बाद मिला था। आखिरी दफ़ा पता नहीं कब मिलेगा या शायद मिलेगा भी या नहीं। होटल पहुँचते उसने जल्दी से पैकिंग की थी। "अनीसा जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे तुम्हें सारा के पास छोड़ दूँ। 2 घंटे बाद फिर वहीं से एयरपोर्ट चलेंगे," शामिर ने कहा तो उस बात में सर हिलाते हुए चली गई। उसे पापा के घर के बाहर छोड़कर चला गया। वो खामोशी से अंदर आ गई। सारा सैलून में मिल गई थी। "अनीसा कैसी हो? कब आई? शामिर भाई के साथ आई हो? कहाँ है वो?" उसने इससे मिलते कई सवाल कर डाले थे। "मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शामिर के साथ आई हूँ, वो चले गए हैं। अभी थोड़ी देर तक आएँगे," अनीसा ने धीरे से जवाब दिया। "बड़ी प्यारी लग रही है।" उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोली थी। वो धीरे से मुस्कुरा दी। "अब आओ अंदर चलते हैं," उसे अंदर लिए आ गई थी। "क्या बात है अनीसा?" उसकी तरफ मुड़ के बोला था। "कुछ नहीं," वो अपने आँसू साफ करते बोली थी। "बताओ मुझे क्या बात है?" वो संजीदगी से बोला। "आज वो घर बहुत अजनबी लग रहा है। उस घर के अफ़राद ऐसे मिले जैसे मेरा इनसे कोई रिश्ता ही नहीं।" वो रो दी थी। शामिर ने मुस्कुराते हुए उसके आँसू साफ किए। "क्या करती हो लड़की? रो-रो कर अपनी आँखें सजा लेती है।" वो शरारती नज़रों से उसे देखते हुए बोला। "आप तो मुझसे नाराज़ थे ना?" वो हैरत से देख रही थी। "हाँ, मगर अब नहीं हूँ," मुस्कुराहट दबा कर बोला। "वो जो रवैया पिछले 1 हफ़्ते से मेरे साथ रखा हुआ था, इसका क्या?" वो खफ़गी से बोला। "वो तुमने पूरा 1 साल मुझे नाक में दम करके रखा था, अब मेरा भी तो तंग करना बनता था ना?" उसके चेहरे पर झूलती लट को कानों के पीछे रचते हुए बोला था। "लेट हो रहे हैं," वो धीरे से बोली थी। "क्या?" वो चौंका। "हम लेट हो रहे हैं," वो ज़ोर देकर बोली। वो सीधा होकर बैठ गया। निशा मुस्कुराहट दबाते हुए रुख खिड़की की तरफ मोड़ लिया था। दिसंबर की खूबसूरत सुबह थी। सफ़ेद रुई जैसे बालों की ओर से आज खिलाफ़त का सूरज चमक रहा था और मासूम की बर्फ़ को पिघलाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। साइड टेबल पर रखा अलार्म 6 बजने का अलार्म कर रहा था। निशा ने हाथ बढ़ाकर अलार्म बंद किया। जमाई लेती हुई उठ बैठी हुई थी। इसने मुस्कुराती हुई नज़र से अपने दाईं तरफ सोए शमीर और हैदर पर डाली थी। दोनों सोते हुए बहुत क्यूट लग रहे थे। इनसे नज़र हटाकर वो बेड से उतर आई थी। फ्रेश होकर बाहर आई तो किचन का रुख किया। जल्दी-जल्दी नाश्ता तैयार किया। सब तैयार करने के बाद वो किचन में वापस आ गई थी। वो दोनों अभी तक मज़े से सो रहे थे। शामिर ने, "हैदर उठ जाओ, सुबह हो गई," वो ऊँची आवाज़ में बोली थी। "हैदर बेटा उठ जा, स्कूल से देर हो रही है।" वो हैदर को उठा रही थी। वो कुसमुसाता हुआ उठ बैठा। "शाबाश, अब जल्दी से मुँह हाथ धो आओ, मम्मा आपके लिए कपड़े निकालती है।" वो उसे बेड से नीचे उतार कर वॉशरूम की तरफ धकेलते हुए बोली थी। "शामिर आप भी उठ जाएँ वरना ऑफ़िस के लिए देर हो जाएगी।" वो अलमारी से कपड़े निकाल कर सोफ़े पर रखते हुए उसकी जानिब मुतवज्जा हुई और रास्ता से चलते उसके करीब बैठ गई। "शामिर आप लेट हो रहे हैं, उठ जाएँ," उसका गद्दा हिलाते हुए बोली। और कुसमुसाता हुआ आँखें मसलता हुआ उठ बैठा था। "अनीसा, फ़राज़ ने तुमसे क्या कहा था?" शामिर की अगली बात सुनकर इसकी मुस्कुराहट सिमट गई थी। इसके तासुरात देखकर वो उठ बैठा था और खामोशी से उसका चेहरा देख रही थी। "बताओ, इस दिन तुम्हारी फ़राज़ से क्या बात हुई थी?" शामिर, "फ़राज़ ने कहा था कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी से चली जाऊँ क्योंकि वो अपनी बहन की खुशियाँ चाहता है। ज़रूर शामिर को पसंद करती है और अगर मैंने इसकी बात ना मानी तो तुम्हें मार देगा।" कमरे में खामोशी छा गई। "तुमने इसकी बात कौन-सी बात ना मानी?" थोड़ी देर बाद वो बोला था। "ये कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी से निकल जाऊँ।" शामिर शश रह गया था। "मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी।" वो उसके सीने से लगकर रोने लगी जबकि शामिर गहरी सोच में गुम था। डोरबेल की आवाज़ पर डस्टिंग करते उसके हाथ रुके थे। अनीसा ने दरवाज़े की तरफ देखा। 12 बज रहे थे। शामिर और हैदर स्कूल गया हुआ था। इस वक़्त फ़ोन हो सकता है, सोचते हुए उसने दरवाज़ा खोला। सामने कोरियर वाला खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने के लेटर इसकी तरफ बढ़ाया। इसने उलझती नज़र से लेटर इसके दिए हुए पेपर्स पे साइन कर दिए थे। उसने सोफ़े पर बैठते हुए लेटर को उलट-पलट कर देखा और पाकिस्तान के ऊपर मोहर लगी थी। बेचैनी से लिफ़ाफ़ा चाक करके खत बाहर निकाला, उसे खोल कर पढ़ना शुरू किया। डियर अनीसा, कैसी हो? उम्मीद है तुम शामिर के साथ अच्छी ज़िंदगी बसर कर रही होगी। तुम सोच रही होगी मुझे तुम्हारे घर का एड्रेस कैसे मिला और मैंने तुम्हें खत क्यों भेजा। तो मैं बता देती हूँ कि मैंने हिना के ज़रिए ये एड्रेस हासिल किया है। गुज़िश्ता रोज़ वो मुझे क्लिनिक में मिली। मैं तुम्हें फ़ोन या ईमेल भी कर सकती थी मगर मुझे खत भेजना ही दुरुस्त लगा। अनीसा, मैंने ये खत तुम्हें ये बताने के लिए किया है मैं तुम्हारी बर्बादी की सबसे बड़ी गुनहगार हूँ। वो मैं ही थी जिसने तुम्हें अगवा करवाया था। वो मैं ही थी जिसने तुम्हें बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मुझे नहीं पता ये सब सुनकर तुम कभी मुझे माफ़ कर सकोगी या नहीं। इन सब में फ़राज़ का कोई कसूर नहीं था। मैंने इसे मजबूर किया था, सारा को पसंद करता था। मैंने इसे ब्लैकमेल किया था कि अगर वो मेरा ये काम नहीं करेगा तो मैं इसे सारा की नज़रों से गिराने की कोई कसर नहीं छोड़ूँगी। और दूसरी तरफ ये इसकी बहन की ज़िंदगी का सवाल था। अगर तुम शामिर की ज़िंदगी जान छोड़ देती तो ज़रूर आसानी से शामिर से शादी कर लेती। चारों ने चार वो मान गया। तुम्हारे अगवा के बाद मेरा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ था। मैं तुम्हें मार डालना चाहती थी और जब ये बात फ़राज़ को पता चली वो डर गया। इसने कहा कि वो शामिर को सब बता देगा।
इन्हीं दिनों शामिर को अटैक होने लगा था और मेरे मजबूर करने पर उसने तुम्हें भेज दिया। अनीसा, मैं जानती हूँ ये सब सुनकर तुम्हें मुझसे नफरत महसूस हो रही है और होनी भी चाहिए। मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने खुद को पस मंजर में छुपाकर मिसेस अहमद बनकर फराज का इस्तेमाल किया है और आज मैंने अपने किए की सजा भुगत रही हूँ। मुझे ब्लड कैंसर है और मैं जानती हूँ मुझे मौत तब तक नहीं आएगी जब तक मुझे तुम माफ नहीं करोगी। माफ करना भी मतलब मैं बहुत बुरी हूँ, मुझे सजा मिलनी चाहिए। उमर, फराज है अनीसा, इसको माफ कर दो। इसका कोई कसूर इसका कसूर सिर्फ इतना है कि मेरी ब्लैकमेलिंग में आ गया था। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें सारा ने फराज के बारे में बताया या नहीं। वो फराज को पसंद करती थी अपने, मगर अपने काम में कामयाब ना होने की वजह से मैंने फराज के पुराने अफेयर्स के सारे किस्से सारा के आगे रख दिए थे। और हाँ, इस रात मैंने ही इस शामिर को घुंडों से पिटवाया था। अनीसा, मेरी तुमसे एक इल्तिजा है कि अनीसा प्लीज़ सिर्फ एक दफ़ा वापस आ जाओ, मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा बताओ। मैं जब तक तुमसे माफ़ी मांगू तुम मुझे दुखदार दो, मैं तारे मार कर रहूँ मगर तुम मुझे माफ़ ना करो। मैं इससे लायक नहीं कि मुझे माफ़ किया जाए। फ़कत अलीज़ शबीर, खत पढ़ने के बाद वो खाली नज़रों से देखती गई थी। दिल टूटना रोना दोनों ये इसके लिए कोई नई बात न थी, मगर आज इतने साल बाद वो फिर आकर वहीं खड़ी हो गई थी जिधर से वो चली थी। इसकी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे थे। मोबाइल की आवाज़ पे इसके काम करते हाथ रुक गए थे। इसने एक नज़र में मोबाइल हाथ में पकड़े डस्टबिन के कपड़े पर डाली, दूसरी नज़र मोबाइल पर, फिर कपड़ा सोफे पर रखकर फ़ोन की जानिब मुतवज्जा हुई। स्क्रीन पर हिना का नाम जगमगा रहा था। उसने यस का बटन दबाते हुए कान से लगाया। हेलो हिना। वो फ़ोन जो है रख लेकर सोफे पर बैठ गई। दूसरी तरफ जो कुछ हिना ने कहा, इसके रोंगटे खड़े हो गए। फ़ोन इसके हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर गया। वो देर तक अपने आप को काबू पाने की कोशिश करते हुए जल्दी ज़मीन से उठा। फ़ोन उठा शामिर को फ़ोन में मिलाया था। हेलो निशा, दूसरी तरफ से शामिर बोला था। इसकी आवाज़ सुनकर इसकी आंखों में नमी तैरने लगी। क्या हुआ है? वो घबरा गया था। शामिर, आप कहाँ हैं? इसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए बोली थी। ऑफिस में उलझते हुए बोला था। शामिर, आप जहाँ भी है जल्दी कर आए। मुझे बताओ हुआ क्या है? वो परेशानी से बोला था। शामिर, आप घर आए, बात करते हैं। इतना कहकर इसने फोन बंद कर दिया और रश ड्राइव करते हुए घर पहुंचा। गाड़ी लॉक करके वो दरवाजे तक आया। दरवाजा आधा खुला था। वो अंदर दाखिल हुआ। टीवी लॉन्च खाली था। इधर उधर नजर गिरा था। वो कमरे में आया। सामने ही वो सूटकेस में अलमारी से कपड़े निकाल के रखती थी कि क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं? हैरत से चीजों का जायजा लेते हुए, हम नहीं, सिर्फ आप जाने हैं। और कपड़े तय करके सूटकेस में रख रही थी। कहाँ होना समझे वाले अंदाज में बोला। पाकिस्तान। वो सुकून से बोली, पाकिस्तान। इसने हैरत से पूछा, मगर क्यों? शामिर, मामू की तबीयत ठीक नहीं है। वो बोली थी। क्यों, क्या हुआ है? वो परेशानी से बोला, मामू का फारिश का अटैक हुआ है। इसकी बात सुनकर वो कुछ देर खामोश रहा। शामिर, प्लीज, वो आपके पापा हैं, इनकी हालत खराब है, क्या आप इसका हाल पूछने भी नहीं जाएंगे? और सब कुछ छोड़कर इसके सामने आकर खड़ी हुई थी। कितनी देर खामोशी से देखता रहा। निशा ने इसकी खामोशी पर समझी जानकर पैकिंग की थी। तुम और हैदर, मेरा मतलब है तुम लोग भी चलते ना। वो थोड़ी देर बाद बोला, चले तो जाते, मगर इमरजेंसी में मुझे शाम की फ्लाइट में सिर्फ एक ही सीट मिली है। मैंने सोचा आप चले जाएं क्योंकि आपका वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। और रही बात मेरी और हैदर की, तो वो 2-3 दिनों में हम आ जाएंगे। वो सारी तफसील बताती हुई बोली थी। एयरपोर्ट पर इसे वलीद रिसीव करने आए थे। इससे मिलने के बाद वो दोनों गाड़ी में आगे बैठे थे। अब बताओ, घर चलाएं या पहले अस्पताल? वलीद ने पूछा था। अस्पताल। तकरीबन आधे घंटे में हम अस्पताल के सामने थे। वो दोनों गाड़ी से उतरे और कदम बढ़ाए थे। वलीद ने एक नज़र शामिल पर डाली। काफी परेशान लग रहा था। क्या है? क्या सोच रहे हो? कुछ खास नहीं, पापा की हालत के बारे में और घर वालों के रवैये के बारे में। कहते हुए वो मुड़ा तो सामने तायाबा खड़े थे। उसकी नजर पिन पर पड़ी, मगर शायद बचाने की कोशिश कर रहे थे। सामने ही अम्मा खड़ी थी। वो इन तक आया था। शामिर, कहते हुए बेख्तियार के गले लगी। जरूर आयशा, फातिमा, उमर, उस्मान, ताया सभी हैरत और बेयकीनी से देख रहे थे, जबकि अम्मा उसके गले लगी बेआवाज रो रही थी। शामिर ने खुद से अलग किया। इनका सुझाव थे। पापा कहाँ है? वो अटक कर बोला था। अम्मा ने कमरे की तरफ इशारा किया। शामिर ने सर हिलाया और अपनी आंखों में आने वाली नमी को साफ करते हुए आगे बढ़ा। कमरे में दाखिल होते इसकी नजर बैठे पड़े वजूद पर पड़ी। 8 साल का अरसा कम नहीं होता। अन्ना और जिद की जंग में अब कमजोरी आ गई थी। कदमों की आवाज सुनकर पापा ने धीरे से आंखें खोली और काफी कमजोर और बीमार लग रहे थे। चेहरे पर नकाहत थी। शामिर इनके पास खड़ा धुंधली आंखों से उन्हें देख रहा था। वो भी हैरत और बेयकीनी से देख रहे थे। शामिर, उन्होंने मुश्किल बोलने की कोशिश की थी। पापा, वो धीरे से रोंदी आवाज में बोला। इनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। शामिर ने आगे बढ़कर इसके आंसू साफ किया और इसके पास स्टूल पर बैठ गया। वो काफी देर हॉस्पिटल में रहा था। अम्मा, आयशा और फातिमा, इसके अलावा किसी ने भी ज्यादा बात ना की थी। डॉक्टर से मिलने के बाद वो लीद के इमरान के घर चला गया। मेरी जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। इनकी फैमिली ने इसका पुरजोश इस्तकबाल किया था। खाने के बाद वो आराम की घर से कमरे में जाकर सो गया। अगले दिन भी अस्पताल रहा, बस माँ और बहनों के साथ रहा। पापा तो अपनी बीमारी के बायस बात नहीं कर पाते। अलबत्ता जब जामीन ने इनकी बीमारी की वजह पूछी तो अम्मा ने बताया कि उन्होंने फराज ने सब कुछ सच सच बता दिया था। जो कुछ भी हुआ था इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। फिर इसके बाद वो अंदर ही अंदर घुलने लगे। तो आज वो इस हाल को पहुंच गए। माँ ने उससे नजरें हटा के इसने सामने अपने सोए बाप पर डाली थी। बस यही फिक्र और सब कुछ जानने के बाद इन्हें सब खाई जा रही थी कि तुम्हारा सामना कैसे करेंगे। जवाब में अब आयशा ने दिया था। इसने आयशा की तरफ देखा था। आयशा और फातिमा दोनों की शादी हो चुकी थी। फातिमा के 3 और आयशा के 2 बच्चे थे, जबकि गुलनैन की मंगनी हो चुकी थी। शामिर, जो कुछ भी हुआ इसके जिम्मेदार हम सब हैं। प्लीज हमें माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती होगी हमसे। हमने तुम्हारे और अनीसा के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तायाबा हाथ जोड़े इसके सामने खड़े थे। शामिर बेख्तियार उठकर इनके पास आए। उनके बंदे हाथ खोल दिए थे। तायाबा, प्लीज ये सब करके मुझे शर्मिंदा ना करे। कहते हुए खुद पर काबू पाता हुआ वहां से हट गया।
अनीसा और हैदर भी पाकिस्तान आ चुके थे। आज पाकिस्तान और पापा ने भी डिस्चार्ज हो जाना था। वो अनीसा और हैदर को लेकर हॉस्पिटल आया था। कमरे में सब लोग मौजूद थे जब वो और अनीसा हैदर के हमरा कमरे में दाखिल होते सब हैरत से देख रहे थे। अस्सलाम वालेकुम अनीसा ने पूरे अंदाज में सलाम किया। ताया ताई उमर भाई उस्मान ने सब आयशा से मिल रही थी। अम्मा ये हैदर है आपका पोता। शामिर हैदर को इनसे मिलवाते बोला था। वजीरा बेगम ने मुस्कुराते से प्यार किया। वो अनीसा और शामिर के पापा की जाने मुतवज्जो थे। मामू अनीसा आगे बढ़ के इनके गले लगी। पापा ये कौन है? हैदर शाह वीर का बाजू हिलाते हुए पापा की तरफ इशारा करते बोले थे। शामिर ने एक नजर अपने बाप को देखा फिर अनीसा की तरफ देखा। वो बताया ना पापा। बेटा ये आपके दादा अबू हैं। शामिर ने कहा वाह ग्रैंड फादर वो मजे से बोला था। पापा आगे बढ़े और हैदर को प्यार किया। क्या आप अब हमारे साथ रहेंगे जिस तरह असद और सईद के ग्रैंड फादर इनके साथ रहते हैं? वो मासूम अंदाज में बोला था। अनीसा ने खामोश रहने का इशारा किया और शामिर की तरफ देखा था। शामिर पापा की ये बात सुनकर उसकी तरफ मतवजा हुआ सब अपने पास बुला रहे थे। इनकी आंखों में नमी आई थी। शामिर ने आगे बढ़कर इनके हाथों को थाम लिया था। नाराज हुआ अटक कर बोले थे बिल्कुल नहीं। नबी में सर लाते बोला। इनके सामने खड़े होकर इनकी नाराजगी इसकी सारी नाराजगी ग्लिशे पे सब हवा हो गए थे। तुम तो फिर कर चलो। उन्होंने वह मुश्किल जुमला मुकम्मल किया। शमी ने नफी में सर लाया। नहीं अभी नहीं। इसकी बात सुनकर परेशान हुए। बाद में आऊंगा। नहीं यूँ देखो फौरन बोला। पक्का? इसकी आंखों में जुगनू उतर आए थे। पक्का? वो मुस्कुरा कर बोला। बाकी सब मिलकर फिर अनीसा के हमरा वापस आ गए थे। अनीसा तुम से कोई मिलने आया? वो इस वक्त लाउंज में बैठी मैगजीन और कर देख रही थी जब हिना ने मायने फेजी से कहा मुझसे मिलने। वो अपनी तरफ इशारा करते बोली थी हाँ कौन आया है? डाइनिंग रूम में जाओ देख लो। वो कंधे उठा कर कहती वहां से चली गई तो वो उलझती हुई खड़ी हुई और कदम अपने अंदर की तरफ बढ़ा दी। जब भी वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो सामने खड़ी हर शख्सियत को देखकर कंग रह गई और लीजे थी जिस हाल में थी नीशा बेख्तियार नजर चुरा गई। लैनल के सूट में इसका जिस्म ढांचा लग रहा था। गरमी रंगत काली स्याह हो गई थी। इसके सर पर जख्मों के निशान तो चेहरे की हड्डियां बुरी हुई थी। कैसी हो? लिसा ने पहल की थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अनीसा काफी देर बाद बोली थी। तुम यही सोच रही होगी ना कि मैं अब यहाँ क्या लेने आई हूँ? इसकी बात पर अनीसा ने सर उठाया था। बहुत बोझ था मुझ पर। अनीसा वो हल्का करने आई हूँ। वो रोंदी आवाज में बोली थी। मैं जानती हूँ अनीसा मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तुम्हें अजियत दी तकलीफ दी। मैंने तुम्हें एतमाद तोड़ा है। तुम्हारा दिल दुखाया है। मैंने जो किया वो एक दुश्मन भी नहीं करता। प्लीज अलीजा बस पुरानी बातों को मत दोहराओ। इन सब का कोई फायदा नहीं। मैंने तुम्हें माफ किया। अनीसा संजीदगी से बोली थी। इतनी इंसानी से हैरत से बोली। हाँ इतनी इंसानी से। इतना कहकर वो चुप हो गई। मामा की डेथ हो गई है। अनीसा इसकी बात पर वो चौंक कर मुड़ी और कितनी देर से देखती रही। हैरत की आंखों से आंसू टूट गिरे थे। लीजा ने कुछ कागजात टेबल पर थे। प्रॉपर्टी के कागजात तुम्हारी अमानत है। इतना कहकर वो बाहर निकल गई। 2-3 दिन बाद अम्मा का फोन आया। वो इन्हें घर आने का कह रही थी। तीनों हवेली के गेट के सामने खड़े थे। शामी ने हॉर्न दिया। चौकीदार भागता हुआ आया था। गेट खोला। शामी ने गाड़ी पूछ में रोकी और अनीसा और हैदर की को लिए गाड़ी से निकला था। वो तीनों गाड़ी ताकि दरवाजे के सामने खड़े थे। वही दरवाजा था जहाँ से कभी धक्के देकर निकाला था। तब किसी ने इसकी बात नहीं सुनी थी। टीवी लाउंज में सब लोग मौजूद थे और उसे देख रहे थे। इस दिन भी तो ये सब मिलकर इसका तमाशा ही देख रहे थे। दिल से होप उठी। एक पल के लिए इसका दिल चाहा यहाँ से भाग जाए और अंदर दाखिल हुआ तो सबके चेहरे से खुशी से हिल उठे थे। शामिर हैरत से हवेली को देख रहा था। सब कुछ वैसे का वैसा ही था। कुछ भी ना बदलता। शायद वो बदल गया था। इसने सोचा। इसने इन सब का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। इन सब में फराज नहीं था। इसने आयशा से पूछा। आशा वो फराज इसने पास बैठी आयशा का कंधा रहा जो हैदर को प्यार करी थी। जब शामी ने अनीसा को फराज और उसके साथी के जंगल से बचाया था तो फराज ने डर के मारे घर वालों के सामने सारा इल्जाम शामिल पर डाल दिया। अपने मकसद में कामयाब न होने की सूरत में लीजा ने सारा गुस्सा फराज पर निकाला। सारा को इससे बदगुमान कर दिया। सारा ने इससे कदर कर लिया था। कुछ दिन बाद ये सही कसर खान ने निकाल दी थी। इसने सब कुछ बताया था और अब्बू को बता दिया था। उन्होंने इसे घर से निकाल दिया। फराज के दिल में जाने क्या आया और न जाने कहाँ चला गया। इसके बारे में किसी को कुछ खबर ना थी। आज खान हाउस के लिए बहुत बड़ा दिन था। पूरी हवेली दुल्हन की तरह सजी थी। दोनों मामू बहुत तो जोश अंदाज में कुछ मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे थे। उस्मान उमर रहमान आयशा का शोहर इंतजाम संभाल रहे थे। लॉन्च में मेहंदी की रस्म थी। गाने और ऊंची आवाज से बज रहे थे। गाड़ी ढोलक सब बजा रहे थे। आज गुलनैन की शादी थी। आशा गुलन अनिसा कहाँ है? वो सब ब्लैक शलवार कमीज में मलबूस था। आयशा ने एक नजर अपने भाई पर डाली। मुस्कुराकर बोली अपने कमरे में। वो फौरन कमरे की जाने बढ़ा। जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर दाखिला हुआ एकदम से ठटका था। लाइट पिंक कलर के शरारे पर पर्पल कलर की कमीज है जिस पर खूबसूरत काम था। जेरे तन की अपने लंबे स्याह बाल अपने पुष्प पर फैलाए हल्के मेकअप में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो इसे नजरों के सार में लेता आगे बढ़ा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तैयार हो रही हूँ। अपने कानों में झुमके डालते हुए बोली। शामिर ने आगे बढ़कर इसके हाथों से झुमका लिया और इसके करीब आया अनीसा सपटा गई थी। मैं कर लूंगी। वो मन मनाई थी। शामिर ने झुमका इसके कान में डाला। बहुत खूबसूरत लग रही हो। वो धीरे से बोला था। शामिर अनीसा अपने आप को छुड़वाते बोली थी। हूँ धीरे से बोला था। वो रो रही है। इसके बाद उसने उसे पटाकर बेड पर लेटी हुई वर्दा को देखा। अनीसा मुस्कुराती हुई वर्दा की जानिब लिपटी और उसे अपने गोद में भर लिया। पापा अगर आपको मम्मा से फुर्सत मिल गई है तो प्लीज नीचे जा जाएं। दादा को बुला रहे हैं। अंदर कमरे में दाखिल होते बोला। शामी ने हैरत से अनीसा को देखा था। मैं आता हूँ। ओके मम्मा मैं वर्दा को ले जाऊँ? हैदर मासूमियत से कहने लगा। हाँ ले जाओ। उसने वर्दा को उसकी गोद में दिया और उसे लिए बाहर आ गया था। अब आप भी जाए मामू बुला रहे हैं। अनीसा ने सिपाही जाने का इशारा किया। तुम बहुत बुरी हो अनीसा। वो मुंह बनाकर बोला था। क्यों? हैरान हुई थी। जब भी मैं रोमांस करने लगता हूँ तो मेरा मूड खराब कर देती है। मुंह बनाकर बोला। प्लीज शामिर आप चाहे मामू खामोश बिल्कुल खामोश। उसके होंठों पर उंगली रखकर
के बोला, कमरे में सब कुछ आ गया। इसी वक्त कमरे का दरवाजा खुला और जरूर अंदर दाखिल हुई थी। वो गड़बड़ा कर पीछे हटी। सॉरी, आई एम सो सॉरी, वो शर्मिंदा लहजे में बोली, जबकि शामी ने गुस्से से देखा। और जरगुल अनीसा से घूरते हुए जरगुल की जाने मत बजाई। वो वर्दा नीचे रो रही है और अम्मी कह रही है फूलों के जेवर कहाँ रखे हैं। हाँ, वो फ्रिज में रखे हैं, तुम ले लो, मैं जरा वर्दा को देख लूं, कहते हुए वो बाहर निकल गई। जबकि जरगुल झिझकते हुए बेडरूम की तरफ बढ़ी। वो फूलों को लेकर जाने ही लगी थी कि शामिर ने टोका, ज़रगुल, तुमने शादी से इनकार क्यों किया? पिछले हफ्ते ज़रगुल का रिश्ता आया था, मगर इसने साफ इनकार कर दिया। सब इसे निसार ने बताया था। इसने कहा था कि शामिर गुल से बात करे, उसे शादी के लिए राजी करे। मैं शादी नहीं करना चाहती, और रोंदी आवाज़ में बोली थी। ज़रगुल, शादी कर लिए, एक दोस्त अपनी दोस्त को कह रहा है। ज़रगुल ने सर उठाकर देखा। ब्लैक शलवार कमीज में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। मेरी बात समझने की कोशिश करो ज़रगुल। फराज की वजह से ताया वो पहले ही बहुत परेशान है। ऐसे में तुम शामिर वहाँ से चला गया। ज़रगुल गंभीर नजरों से उसे देख रही थी। सामने ही शामिर निशा से कुछ कह रहा था। वो मुस्कुरा रही थी। पास ही हैदर वर्दा को प्यार कर रहा था। ज़रगुल ने रश्क भरी नजरों से उन्हें देखा था। वो बहुत प्यारे लग रहे थे। ये फैमिली वाकई चाहे जाने के लायक थी। खत्म शुद। सो रीडर नॉवल का नाम था कैद। तो आप लोग को नावल कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा। लेकिन मुझे इस नावल में जो सबसे ज़्यादा जिस पे गुस्सा आया ना, वो निशा थी। मतलब उस बंदी पे मुझे पता नहीं क्यों गुस्सा आया। पता नहीं क्यों गुस्सा आया, मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। शायद उसकी हरकतों की वजह से, या उसकी कम अकली की वजह से, या उसके बेवकूफ़ होने की वजह से, या सच सामने होते हुए भी उसे नज़रअंदाज करने की वजह से। मुझे ऐसा लगता है कि शामिर को जो है ना, इसे मज़ीद सताना चाहिए था, बल्कि ये उसने तो बहुत कम इसे तंग किया था, और वो एकदम से ही मायूस हो गई और खौफज़दा हो गई कि शामिर ने मेरे साथ निकाह कर लिया और वो ठीक से बात नहीं कर रहा। इतना उसने उसे तरपाया, उसकी वजह से उसने अपना हर एक चीज़ खो दी, और वो बंदी जो है पता नहीं क्या-क्या कुछ बोल के वापस आ गई। खैर, वो यकीन भी उससे लड़की पे करी है जिसके भाई ने उसे कहा था कि तुम जो है ना शामिर से दूर रहो। मेरी बहन जो है ना वो शामिर से प्यार करती है, और उसकी बातों पे यकीन कर रही है। मतलब अजीब बंदी मुझे लगी है, पता नहीं अजीब तरह का मुझे इस पे गुस्सा है। बाकी आप लोग बताइएगा कि आप सबको ये नावल कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मिलते हैं कल न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।